हॉल में एक नोटिस लगाया गया था, रॉयल गार्ड के लिए आवेदन खुले हैं, सीधे आर्चड्यूक कर्टिस शेनबर्ग के आदेश में। आसपास के सब लोगों को ये काफी बेवकूफ़ी लगी कि नेवी के लिए यहाँ नोटिस लगाया गया है। अफवाह थी कि हीरो कर्टिस शेनबर्ग बहुत खतरनाक इंसान है, उसके गुस्से और विस्फोटक स्वभाव की वजह से। और फिर एक बेहद बहादुर लड़की ने ये चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया और ड्यूक कर्ट के अधीन सेवा करने के लिए साइन अप कर लिया। उसका नाम था क्लोई। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनी। उसने ठान लिया था कि वो यही करेगी। उसे लगा कि शायद नोटिस यहाँ इसलिए लगाया गया होगा क्योंकि बाकी सबने ये नौकरी ठुकरा दी थी। उसमें लिखा था कि अगर किसी को ये पद मिलता है तो उसे शुरू में ही 200% का तिमाही बोनस मिलेगा। क्लोई के लिए ये रकम उसके पूरे परिवार को एक पूरे मौसम तक खिलाने के लिए काफ़ी थी। वो बहुत गरीब थी, तो ये नौकरी उसके लिए मतलब रखती थी कि कम से कम 3 महीने तक उसे भूखा या ठंड में मरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। युद्ध और खतरे अलग बात थे, लेकिन उसने सोचा 1 साल तो निकाल ही लूंगी। शायद आर्चड्यूक इतना सख्त ना हो। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। उसके लिए सबसे जरूरी था अपने परिवार को खाना और छत देना। लेकिन अब लेफ्टिनेंट क्लोई अबवांस को आर्चड्यूक के आदेशों का बिना सवाल माने पालन करना पड़ता था। सब कुछ बहुत कठोर लगने लगा था। अब उसे यकीन हो गया था कि आर्चड्यूक सच में बहुत सख्त इंसान है। कर्टिस की सबसे पसंदीदा चीज थी रोल कॉल। हर किसी की तरह क्लोई को भी सिर झुकाकर खड़ा रहना पड़ता था। कोई भी इंसान 2 महीने से ज्यादा उस 110% मेन कैरेक्टर कर्टिस के अधीन नहीं टिक पाता था। क्यों? ये बताने की जरूरत नहीं थी। जब कोई ऐसे कमांडर के अधीन हो तो सब समझ जाते हैं। रोल कॉल सुनने में तो सामान्य लगता था, लेकिन असल में वो सजा देने का तरीका था। क्लोई अब ये बर्ताव सह नहीं पा रही थी, खासकर जब वो देर रात तक काम करके थक चुकी होती थी। गुस्से में उसने लिखा कि उसे उससे कितनी नफरत है, यहां तक कि एडजुटेंट को भी ये बेवकूफ़ी भरे आदेश मानने पड़ते थे। फिर उसे याद आया कि शेनबर्ग वही हीरो है जिसकी वो सेवा कर रही है। उसने तुरंत वो कागज फाड़कर फेंक दिए। आर्चड्यूक अपने काम में पागल था, हमेशा देर रात तक जागता और उसके सहायक भी साथ काम करते रहते। अगर कोई उसकी ड्यूटी में ऊँघ गया तो पक्का सजा मिलती थी। वो सोच में डूबी थी कि इन कागजों से कैसे छुटकारा पाए, यहां तक कि उसने उन्हें खा लेने तक का विचार कर लिया था। उसने अपने मन से सजा के डर को झटक दिया। आखिर उसे भारी वेतन मिल रहा था और अब 3 महीने पूरे भी हो चुके थे। कई बार उसे लगता था कि वो अपराधी बन जाए और आर्चड्यूक को खत्म कर दे, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेती थी। लेफ्टिनेंट क्लोई अबवांस बहुत मुश्किल स्थिति में थी। एक बार उसने मजाक में कर्टिस पर हंस दिया था, तो उसने सजा के तौर पर उसकी तनख्वाह काट दी। अब क्लोई सच में उसे मार देना चाहती थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि किसी हिटमैन से कैसे संपर्क किया जाए। तभी आर्चड्यूक ने उसकी सोच में दखल दिया। उसने कहा कि क्लोई को उसके साथ एक डिप्लोमैटिक बैंक्वेट में मदद करनी होगी, जिसमें ड्यूक ग्लिंट्रेंट भी शामिल होने वाले थे। क्लोई कहना चाहती थी कि उसके पास ऐसे मौके के लिए कोई ड्रेस नहीं है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास रॉयल गार्ड की यूनिफॉर्म थी, इसलिए उसे ड्रेस की जरूरत नहीं पड़ी। बैंक्वेट शाम 6 बजे आर्चड्यूक कर्टिस शेनबर्ग की हवेली में आयोजित था। वो हवेली बहुत बड़ी थी। आखिरकार तीसरे दर्जे का सरकारी अधिकारी इतनी बड़ी शानो शौकत की मांग कर सकता था। क्लोई बिल्कुल समय पर पहुंची। महल के द्वार पर एक जिज्ञासु बटलर ने उसका स्वागत किया। वो जानने के लिए बेताब था कि आखिर उसके मालिक ने एक महिला एडजुटेंट पर इतना जोर क्यों दिया था। उन्होंने भोज का आयोजन किया था। क्लोई को लगा कि आज रात का भोज असल में उनके महामहिम के लिए पत्नी ढूंढने का एक तरीका था। ज्यादा खास बात यह थी कि ये वही हवेली थी जहां उनके महामहिम की मुलाकात लेडी ग्लिंट्रेंट से होने वाली थी। क्लोई को लगा कि उस महिला के पास और भी अच्छे विकल्प होंगे, लेकिन उसके अपने भी कुछ बोझ थे। क्लोई को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो ड्यूक की कमजोरियां और कमियां जानना चाहती थी। कर्टिस शेनबर्ग पहले से ही उस युवती का इंतजार कर रहे थे और उसे हवेली पर देर से आते देखकर गुस्से में थे। और ऊपर से वो वही कपड़े पहने हुई थी जो वो रोज पहनती थी, वही कपड़े जो खुद उसने पहने थे। लेकिन भले ही दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हों, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। क्लोई को अजीब लगा। उसे एहसास हुआ कि ग्रे माउस का नाम उसे ठीक ही मिला था। आर्चड्यूक ने देखा कि उस लड़की ने कोई गहना नहीं पहना था और उसके कपड़े भी सिकुड़े हुए थे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना एक आभूषण उतारकर लेफ्टिनेंट क्लोई को दिया और कहा कि वो इसे पहन ले। उसे लगा कि उसकी सहायक को इस तरह नहीं दिखना चाहिए और उसने जोर देकर कहा कि वो कम से कम ये गहना तो पहन ही ले। क्लोई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या वो इतना अच्छा क्यों बर्ताव कर रहा है। हॉल बहुत जगमगा रहा था और लेफ्टिनेंट एबवंस वहां चारों ओर देख रही थी। तभी कर्टिस ने उसे घूरने पर डांट दिया। उनके महामहिम वहां आर्चड्यूक शेनबर्ग और लेफ्टिनेंट एबवंस का स्वागत करने आए थे। राजा आर्चड्यूक को उनकी भावी पत्नी लेडी इसाबेला ग्लिंट्रेंट से मिलवाना चाहते थे। कर्टिस ये सुनकर हैरान रह गया। उसने शादी या दुल्हन के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। लेफ्टिनेंट एबवंस पहली बार ऊंचे दर्जे के अधिकारियों को बहस करते देख रही थी, जिससे उसका सीना तनाव से कस गया। लेकिन आर्चड्यूक ने साहस करके राजा से कुछ कहने की कोशिश की, जबकि राजा सुनने के मूड में नहीं थे।
लेफ्टिनेंट क्लोए एवंस को राजकुमार के सामने कर्टिस की चुनी हुई के रूप में पेश किया गया। लड़की ने ऐसी मोड़ की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। उसकी जिंदगी वैसे भी कभी उसकी मर्जी से नहीं चलती थी। अब आखिरकार उसे मौका मिल गया था अपने प्लान को अंजाम देने का, उस घटिया आदमी को सबक सिखाने का, उसे मिट्टी चटाने का। उसी पल से दोनों के बीच बदले की कहानी शुरू हो गई। आर्कड्यूक ने कहा कि शुरुआत उसके बाल काटने से करनी चाहिए, लेकिन गुस्से में नियंत्रण खोकर वो उसके बालों के साथ उसका सिर भी काटने वाला था और क्लोए किसी तरह अपनी जान बचा पाई। असल में कर्टिस शेनबर्ग हर चीज में बहुत नखरीला था। उसने क्लोए को ढूंढ लिया और कहा कि कहीं मत जाओ, काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और ऊपर से उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उसे फिर से पूरी रिपोर्ट दोबारा लिखने को कहा, क्योंकि उसे वो घटिया लगी। क्लोए ने हर बात मान ली, लेकिन अब वो चाहती थी कि वो आदमी उसके सामने घुटने टेक दे, और उसने उसे ऐसा ही करने का हुक्म दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की के सामने ऐसी बेइज्जती महसूस की, वो भी अपनी ही अधीनस्थ के सामने। क्लोए ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि उसका सपना सच हो गया। उसने वाकई उस आदमी को घुटनों पर ला दिया था। आर्कड्यूक राजा को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके और क्लोए एवंस के बीच सच्चा गहरा प्यार है, और उसने हाल ही में उसे पाया है, तथा अब वो उसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है। वो इतनी अजीब बातें कह रहा था कि क्लोए को बीच में टोकना पड़ा, वरना कुछ गड़बड़ हो जाती। उसने आर्कड्यूक के पैर पर लात मारी, चाहती थी कि ये बेहुदा बातचीत किसी और दिन के लिए टल जाए, लेकिन आर्कड्यूक की आवाज में जानलेवा आभा थी और उसके रोकने का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे बीच में काट दिया और उसका हाथ पकड़ लिया, उसे कसकर दबाते हुए। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे अब कोई बड़ा सच बताने वाला हो। बिना तय पदोन्नति, बोनस, नई पोस्ट, खास सुविधाएं, अधिकार, सब कुछ, साथ में पेड वेकेशन और सालाना सैलरी फिर से तय करने का मौका। ये सब तुम्हारा हो सकता है। क्लोए को जानना जरूरी था, सच में जानना कि आखिर वो उससे शादी क्यों करना चाहता है, किसी अपने दर्जे की लड़की से क्यों नहीं। असल में इवन साम्राज्य में एक प्रथा थी, अमीर गरीब बदला बदली। इसका मतलब था कि अगर कोई ग्रैंड ड्यूक किसी आम औरत से शादी करता है तो वो खुद भी आम बन जाता है और सिंहासन के अधिकार खो देता है। यही इस खेल का नियम था। इस गड़बड़ी से बचने के लिए उसे किसी कुलीन परिवार की लड़की से ही शादी करनी पड़ती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी उसकी पसंद पर खरा नहीं उतरता था। ग्रैंड ड्यूक को कोई भी पसंद नहीं आती थी। अगर वो लेडी ग्लिंट्रन से शादी करता तो दोनों देशों के बीच एक प्यार का बंधन बन जाता। ऐसी शादी राजा को बहुत खुश कर देती। लेकिन अगर आर्कड्यूक शादी से बचने के लिए किसी और को ढूंढता तो सिर्फ आम लड़कियां ही उसके प्रस्ताव पर विचार करतीं। ऐसे में या तो उसे देश छोड़ना पड़ता या फिर आम लड़की से शादी करके सिंहासन का हक खोना पड़ता। उसने फैसला किया, एक वेरिएबल जोड़कर क्लोए एबिवंस को चुना। भले ही क्लोए का परिवार बेहद गरीब था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके पास बैरनेट का छोटा सा खिताब था। इस तरह वो अपना दर्जा भी बचा सकता था और उस ड्यूक की बेटी से शादी करने से भी बच सकता था, जिससे उसे कोई भावना नहीं थी। क्लोए ऐसी लड़की थी जो किसी ड्यूक का एहसान ठुकरा नहीं सकती थी और जिसे तलाक देना भी आसान था। उसे लगने लगा कि सब कुछ उसके लिए बहुत ही आसानी से हो रहा था। लेकिन आर्कड्यूक ने उसे पैसे की याद दिलाई, बोनस, नौकरी में बदलाव और सुविधाओं की भी। क्लोए को याद आया कि गीली रोटी और पानी भी खाना होता है। उसे अपना परिवार याद आया। अगर वो न होती तो उसका परिवार आज भूखा मर रहा होता, क्योंकि वही अकेली कमाने वाली थी। क्लोए के पास कोई चारा नहीं था। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने महामहिम के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बातचीत में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और उन्होंने राजा के सामने एक पूरा नाटक रच दिया। दोनों की शादी हो गई, लेकिन क्लोए अब भी रहस्यमयी थी। पहले ही अपने मन में आर्कड्यूक से बातचीत की योजना बना चुकी थी। सब कुछ बहुत सच्चा लग रहा था। मेहमानों ने तालियां बजाईं। नए जोड़े कर्टिस और क्लोए को देखकर सबको लगा जैसे वो सचमुच बेहद खुश हैं। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि ये सब एक सौदा था। पुराने वक्त में जब आर्कड्यूक ने अपनी अधीनस्थ के आगे सिर नहीं झुकाया था, तब हालात कुछ और थे। एविलवानिस के इतिहास के मुताबिक कर्टिस एविलवानिस के राजा और प्रिंसेस ग्लिंट्रन के बेटे थे। कर्टिस की मां बहुत समझदार औरत थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा युद्ध में कठिन जीवन जीते हुए मरे। उसने जोर देकर कहा कि उसके बच्चे को दोनों देशों में अधिकार मिले, इसलिए कर्टिस के पास दोहरी नागरिकता थी। समस्या ये थी कि कर्टिस जैसे जैसे बड़ा हुआ वो और भी होशियार, सुंदर और प्रतिभाशाली बनता गया। अपने सबसे बड़े बेटे के फर्ज को निभाने के लिए उसने सेना में प्रवेश लिया, और एक आर्कड्यूक होने के नाते उसका सिंहासन पर दावा भी था। इस स्थिति ने राजा को बेचैन कर दिया और उसे कुछ करना पड़ा। शायद वो उसे ग्लिंट्रन के अधीन भेजकर उससे छुटकारा पाना चाहते थे, इससे पहले कि वो सिंहासन संभाले, या फिर शायद वो चाहते थे कि उसकी शादी नेवी की लेडी आर्या से कर दी जाए, जो उस पर पूरी तरह फिदा थी। लेकिन कर्टिस ने उस पागलपन भरे विचार को ठुकरा दिया। उसे लगा कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आर्कड्यूक के दिमाग में कोई और लड़की थी, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो उसकी बात सुनेगी या नहीं। वो वही लड़की थी जिसने कर्टिस का साथ इतने अच्छे से निभाया था और उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। वो उसके पास से गहने लेकर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हर हालत में इतनी मानने वाली निकलेगी, और अब क्लोए को अभी अभी एहसास हो रहा था कि उसके पास ऐसी काबिलियत भी है। उसका सिर यादों से चकरा रहा था।
राजा और उनके और कर्टिस की शादी की झलकें। क्योंकि जो कुछ वे प्लॉट कर रहे थे वो एक धोखा था, और राजा को झूठ बोलना लगभग देशद्रोह जैसा था। उनके शाही महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपना प्यार इतना लंबे समय तक क्यों छुपा रखा। लेकिन युवा महिला ने इसे समझा विचार कर टाल दिया, कहकर कि उसे शक था कि आर्चड्यूक वास्तव में उससे प्यार करता भी है या नहीं। और अब जब उसने अपनी मंशा महामहिम के सामने घोषित कर दी थी तो ख्लोए को लगता था कि वो सच्चा है। उन्होंने ये पूरा नाटक रचा था, ये दिखाने के लिए कि कोई शक न करे कि ये सब एक चाल है। कर्टिस सधी हुई मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, और ख्लोई बार बार उसे अदा न बिगाड़ने की याद दिलाती रहती थी। पर कितनी ही कोशिशें कर लें, उनके शब्दों पर महाराज का यकीन नहीं हो रहा था। उनकी योजना काम नहीं कर रही थी, और अब वे फंस गए थे कि आगे क्या करें। उन्हें राजा को उपजीत करना था। लेफ्टिनेंट ख्लोई ने एक योजना निकाली। वो महामहिम को कुछ सबूत देगी। ऐसा कुछ था जो साफ साफ दिखाता था कि वो उससे कितना प्यार करता था। उसके छाती पर रखा हुआ वो ब्रूच, वो सीधा सादा सबूत था कि उसके स्वीटहार्ट ने सही से प्रपोज किया था। पीछे लगे शॉनबर्गर परिवार का क्रीस्ट इसे असली साबित कर देता था। भले ही उसका अनुग्रह अभी भी इसे चाल का हिस्सा मान ले, और कोई और सबूत न था। इसलिए उन्होंने और खोद खोद करना बंद कर दिया और एक दूसरे की नाक में दम करना छोड़ दिया। बात का सार ये था कि उनकी शादी रोकने के लिए कोई सबूत नहीं था, तो मूड क्यों बिगाड़ते रहें। हालात शांत हो गए, लेकिन हिज ग्रेस इस तरह होने से खुश नहीं था। वो ठोस, कड़ा सबूत चाहता था। महामहिम अभी भी जो सुन रहे थे उस पर यकीन नहीं कर पाए, पर उनके हाथ बंधे थे। आगे चलकर आर्च ड्यूक ने आर्च डचेस से काम करते रहने को कहने की योजना बनाई, पर यह लड़की अब वास्तव में उनकी शादी और उसके मायनों में रुचि लेने लगी थी। आर्च ड्यूक केवल दिखावा करने की नीयत से उन्हें प्रेमी होने का नाटक करवाना चाहता था, पर अब चीजें असली हो चुकी थीं। क्लोई को यकीन नहीं हो रहा था कि कर्टिस उससे नकली प्रेमवश आर्च डचेस बनने को कह रहा था। यह कचोट रहा था, उसका पहला विवाह इस तरह होगा। न रोमांस न प्यार। क्लोई ने कर्टिस को बहुत अन्यायपूर्ण होने पर डांटा, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। यह सुनकर उसे थोड़ी राहत हुई कि वो अकेला नहीं था जो कुछ खोने वाला था। अब उसे भी कर्टिस से कुछ चाहिए था। सब कुछ झेलने के बाद कर्टिस को वो बड़े चढ़कर चुका देगी। अब जब आर्चड्यूक बेबस था और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार था, क्लोई उसे घुटनों पर ला देने वाली थी। कर्टिस शॉनबर्ग चौंक गया कि उसे फिर से अपनी अधीनस्थ के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। क्लोई बदले का आनंद लेते हुए उस आदमी का चेहरा देखना चाह रही थी जब वो अब उसके सामने घुटने टेकेगा। वो चाहती थी कि वो सब कुछ चुकाए, ओवरटाइम सजाएं, जो कुछ भी उसने उसके साथ किया। क्लोई बेताबी से चाह रही थी कि वो उसे वो कच्चा जुनून दिखाए जिससे वो उस पर भरोसा कर सके। कर्टिस चौंक गया कि फिलहाल यही चीज़ है जो वह सबसे ज्यादा चाहती थी। वो अब उसे आदेश नहीं दे रही थी, न ही अनुरोध कर रही थी। वो लगभग भीख मांग रही थी कि वो घुटने टेक दे। आर्चड्यूक कर्टिस जल्दी में उसका मनोनय पूरा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक और ज़रूरी चीज़ देना भूल गया था। लड़की वहां खड़ी उलझन में समझ नहीं पा रही थी कि क्या चल रहा है। कर्टिस बिजली की तरह तेजी से एक छोटा काला डिब्बा निकाल लाया। लेफ्टिनेंट आबवांस ये सारा तमाशा देख रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कर्टिस की शरारतें कैसे निभेंगी। ये कर्टिस के लिए एक बहुत बड़ा पल था। वो कुछ ऐसा करने वाला था जिसका उसके लिए बहुत गहरा मतलब था। केस के अंदर एक रिंग चमक रही थी, वही रिंग जिससे पुराने राजा ने उसकी मां को प्रपोज किया था। इस बार उसने सच में घुटनों पर झुककर सिर झुका दिया, लेकिन एक बिल्कुल अलग वजह से। कर्टिस एक घुटने पर बैठा था, रिंग हाथ में लिए, और क्लोई से शादी के लिए पूछ रहा था। वो इसे जितना हो सके उतना रोमांटिक बना रहा था, बिल्कुल वैसे जैसा क्लोई एबविन को पसंद था। ये सब उस तरह हुआ जैसी उम्मीद क्लोई को सबसे कम थी। पर क्या ये सच में सही काम था? आर्चड्यूक शॉनबर्ग की फियांसे होने की खबर डचेस ग्लिंटलैंड तक भी पहुंच गई। केस में रखी वो ज्वेल असल में एक डिवाइन फ्लेम थी। बिना प्रपोजल के शादी करना गलत लगता था, और उस दिन क्लोई बेहद रोमांटिक मूड में थी। अगर वही उसका आखिरी सपना था तो कर्टिस ने उसे बखूबी पूरा किया, किसी से बेहतर। पर अब लड़की को लगा कि ये सब बहुत बुरा हो गया, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल रिंग उसे बोझ लग रही थी। यानी कर्टिस फिर गड़बड़ कर गया था। उसने समझा ही नहीं कि घुटनों पर बैठने से उसका मतलब क्या था। असल में बात बहुत आसान थी। वो बस उसकी पसंदीदा कहावत का इस्तेमाल कर रही थी, उसे सिर झुकाने को कह रही थी। कर्टिस ने सोचा वो मजाक कर रही है, और क्लोई से पूछा कि उसने सही सुना या नहीं। आर्चड्यूक उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन अगर वो सोचता तो समझ जाता कि इसके पीछे वजह क्या है और क्लोई को इससे क्या मिलने वाला है। क्योंकि क्लोई ने आर्चड्यूक की हर शर्त मान ली थी, अब उसने मांग की कि वो उसकी कोई भी इच्छा पूरी करे। अब कर्टिस को समझ आया, ये सीधा रिवेंज था, और क्लोई इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी।
लड़की को चिंता थी कि अब उनके कारण उसका परिवार दूसरे नोबल्स की निगाहों में आ जाएगा। ये शादी अब सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर असर डालेगी। आज से उसका परिवार उनकी लो स्टेटस की वजह से सबकी फुसफुसाहट और उंगलियों का निशाना बनेगा। क्लोई के घर पर उसके 3 छोटे भाई बहन थे जो अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं कर पाए थे। आर्च ड्यूक के आज के बर्ताव ने उन्हें एक उलझी हुई हालत में डाल दिया था। क्लोई तो अरबों रुपए में भी यह शादी नहीं मानती, पर अब जो हो गया सो हो गया। कर्टिस शेनबर्ग ने स्थिति सुधारने की कोशिश की और वादा किया कि वो इस पूरे नोबल मेस को संभाल लेगा। क्लोई ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन शर्त रखी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में वही डोमिनेंट रहेगी। उसने चाहा कि आर्च ड्यूक हर चीज़ में उसकी डोमिनेंस साबित करे, क्योंकि अगर उसने इन शर्तों को ठुकराया तो वो अपने नए जीवन का मजा ग्लिंटरेंट कोस्ट पर लेगा। उसे लगा शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हो गई थी, बहुत कुछ कह दिया था। उसे थोड़ा शांत रहना चाहिए था, लेकिन ऐसी स्थिति में सख्ती दिखाना ही पड़ता है। अब कर्टिस को हर उस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी जो उसने उसके रहते सहन की थी। आर्च ड्यूक के पास कोई चारा नहीं था, उसे आर्च डचेस के आदेशों का पालन करना पड़ा। पलक झपकते ही कर्टिस शेनबर्ग क्लोई एबिन्स के सामने जमीन पर फैला पड़ा था, सिर झुकाए हुए। किसी को नहीं पता था कि उसे कितनी देर तक इस हालत में रहना होगा, पर क्लोई ने जब उसकी दृढ़ता देखी तो डर गई कि कहीं वो बदला न ले ले, और उसे उस पर दया आ गई। कर्टिस का इरादा क्लोई से बदला लेने का नहीं था, वो उसे अपनी ब्राइड मानता था, वही जिसे वो हमेशा चाहता था। दोनों ने तय किया कि ये डील ठीक चल रही है और इसे ऐसे ही जारी रखना चाहिए। पर आर्चड्यूक सच में नहीं चाहता था कि क्लोई इस समझौते की विक्टिम बन जाए। आर्चड्यूक ने आखिरी बार क्लोई से साफ साफ पूछा, क्या वो उसकी वाइफ बनेगी? वो तैयार था कि क्लोई इस शादी के दौरान उसका सारा रॉयल ब्लड तक खींच ले। क्लोई उसका पूरा सोल तो नहीं अपना सकती थी, लेकिन फिलहाल वो उसे अपने नियंत्रण में रखने के लिए तैयार थी। वो किसी की अस्थायी ओनर नहीं बनना चाहती थी। वो कोई कुत्ता तो नहीं था, लेकिन क्लोई के पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए उसने अपना फैसला लिया, और जितना भी दुखद लगे वो उसकी टेम्पररी ओनर बनने वाली थी। आर्च ड्यूक के चेहरे पर चमक आ गई। वो बहुत खुश था कि क्लोई ने रिंग स्वीकार कर ली। आखिर उसकी माँ की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल गई थी जब उसने यही रिंग स्वीकार की थी। उसने क्लोई से वादा किया कि ये उसके लिए भी एक अच्छा ओमेन साबित होगी। अब वो रिंग उसकी उंगली में चमक रही थी, और अब वो आधिकारिक तौर पर एंगेज्ड हो चुकी थी। और चूंकि अब उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, उनके नियमों के मुताबिक उन्हें अब रात एक साथ अकेले बितानी थी। आर्च डचेस ये सोचकर घबरा गई कि उसे ये सब पूरी रात झेलना पड़ेगा। क्लोई के मन में उठ रहे गलत ख्यालों को साफ करते हुए आर्च ड्यूक ने तुरंत स्पष्ट किया, वो रात के लिए कोई ओवरटाइम पे देने वाला नहीं था। उसे बस पूरे साल की मिलिट्री ट्रेनिंग शेड्यूल को थोड़ा एडजस्ट करना था। क्लोई को यकीन नहीं हो रहा था। उसने उसे इतना ज़्यादा पुश किया कि बेचारी रो पड़ी। पूरे कासल में बस इसी बात की चर्चा थी कि क्लोई और आर्चड्यूक की शादी होने वाली है। आर्च डचेस को अब भी आर्चड्यूक पर भरोसा नहीं था, और वो ब्रेक्स के दौरान उसका कैरिकेचर मजाकिया स्केच बनाती रहती थी। क्लोई की छोटी बहन लिया को भी यकीन नहीं था कि उसकी बड़ी बहन सच में इस एंगेजमेंट को लेकर सीरियस है। उसका कहना था कि क्लोई बस पैसों के लिए ये सब कर रही है, और क्लोई के पास इससे इनकार करने की भी कोई वजह नहीं थी। वो बस चुप रही और बहस नहीं करना चाहती थी। अब लिया को खुद भी इस बात पर यकीन नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कोई उसकी बहन से पैसों के लिए शादी क्यों करेगा। क्लोई ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी बहन के बालों को उलझाया, और दोनों शादी के दिन की बातें करने लगीं। शादी 7 दिन बाद होनी थी, जो क्लोई की उम्मीद से भी ज़्यादा जल्दी थी। इस बीच डचेस ऑफ ग्लिंटलैंड्स के मेंशन में क्लोई एबिन्स की रिपोर्ट पहुंचाई गई। टेबल के चारों ओर बैठे लोग आर्च ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड के शर्मनाक व्यवहार पर चर्चा कर रहे थे। बहुत से लोग कर्टिस से डरते थे, सिवाय क्लोई एबवेन के, और जिस तरह वो उसे बुलाती थी उससे पूरा परिवार परेशान था। उनका कहना था कि डिप्लोमैटिक बैंक्वेट जैसे इवेंट में इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत था। क्लोई का उसे डार्लिंग बुलाना और कर्टिस का राजा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देना सीधा स्कैंडल बन गया। प्रिंस का भी कर्टिस का साथ देना, ये सब रॉयल फैमिली के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्च ड्यूक ने इतनी आसानी से कह दिया कि उसे देश के हितों की कोई परवाह नहीं है। डचेस ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि ये सब उनके परिवार के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जनता देश के हितों को प्राथमिकता देती है। वो अब राजा का ज़्यादा साथ देगी और उस आदमी को सपोर्ट नहीं करेगी जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जी रहा है। डचेस ग्लिंटलैंड लगातार राजा से कह रही थी कि प्यार के रिश्ते हमेशा टूट जाते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद राजा ने डचेस से थोड़ी देर रुकने को कहा, और उसने हाँ कर दी। डचेस अब तक इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अभी तक आइवान से नहीं मिल पाई। क्लोई और कर्टिस की शादी से पहले उसे एक बार उससे मिलना बहुत ज़रूरी लग रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी।
आखिर उम्मीद सबसे आखिर में ही तो मरती है ना? डचेस ने दहेज में लाई गई चीज़ों को देखना शुरू किया। उसने एक फूलदान वेस्ट चुना और आदेश दिया कि इसे शादी के गिफ्ट के रूप में भेजा जाए। उधर कर्टिस के घर में अभी भी काफ़ी हलचल थी, सब कुछ फाइनल करने में लगे थे। अब बात क्लोई के परिवार के शिफ्ट होने की चल रही थी, ताकि उन्हें आराम मिल सके। आज डचेस का परिवार इस मूव को लेकर बहुत खुश था। उसके भाई बहन उत्साहित थे और ढेर सारे सवाल पूछ रहे थे। अब उसका परिवार सुरक्षित रहने वाला था, लेकिन अब भी उन्हें शादी की सारी डिटेल्स फाइनल करनी बाकी थीं। दोनों तरफ से जो डिमांड्स आई थीं, उन पर बात शुरू हुई और कर्टिस पर पहला कंडीशन लगा। पॉइंट नंबर 1, नो ओवरटाइम अलाउड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। क्लोई थोड़ा स्ट्रेस में आ गई क्योंकि कर्टिस बार बार बीच में बोल रहा था, और ये पॉइंट उसके इमेज के लिए बहुत ज़रूरी था। मतलब सबको लगता था कि वो एक हार्टलेस बॉस है जो हमेशा क्लोई से ओवरटाइम करवाता है। हालांकि बॉस और हस्बैंड होना दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्लोई जानती थी कि ओवरटाइम अनअवॉइडेबल है। उसे हर वक्त आर्च डचेस का रोल निभाना पड़ेगा और उन अचानक आने वाले बैंक्वेट्स में भी जाना पड़ेगा जो पक्का ओवरटाइम में गिना जाएगा। लेकिन आर्च ड्यूक ने वादा किया कि जब रॉयल गार्ड्स ड्यूटी होगी तो कोई ओवरटाइम नहीं होगा, मतलब ये क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में लग सकता था। सबसे पहले कर्टिस जानना चाहता था कि क्या क्लोई शादी के बाद भी उसका एड बनी रहेगी। लड़की ने हाँ कर दी, क्योंकि उसके अलावा कोई पागल ही होगा जो उसका पर्सनल एड बने। पॉइंट 2, एक अलग फी और सैलरी बम्प की बात थी। भले ही आर्च ड्यूक अमीर था, लेकिन वो रेज देने को तैयार नहीं था। आखिर उसकी सैलरी उसकी जेब से नहीं, बल्कि टैक्स पेयर मनी से आती थी। तो उसने कुछ और ऑफर किया, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग, 10 मिलियन अ ईयर गारंटीड, मतलब एक अलग $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट बोनस भी तय हुआ। अब क्लोई एडवांस को बस आखिरी पॉइंट नंबर 3 पढ़ना था। इसमें लिखा था कि आर्च ड्यूक कर्टिस हमेशा आर्च डचेस क्लोई एडवांस की बात मानेगा। ये सुनकर कर्टिस मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि ये तो हद हो गई, शायद उसे क्लोई को इसके लिए सज़ा देनी चाहिए। कर्टिस थोड़ा गुस्से में था और रूल सेट करना चाहता था, लेकिन क्लोई बस कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहती थी, बिना कुछ बदले कुछ सब क्लॉजेस जोड़ दिए। उसने लिखा कि कर्टिस को क्लोई एडवांस की रिस्पेक्ट करनी होगी और उसे अपनी सुपीरियर मानना होगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्लोई को 3 पर्सनल रिक्वेस्ट्स मिलेंगी। कर्टिस सोचने लगा कि कहीं वो खुद को कोई जीनी तो नहीं समझ रही जो उसकी हर विश ग्रांट करेगा। लेकिन लड़की ने सब सोच समझ कर किया था, क्योंकि वो जो कर रही थी वो ट्रीजन था। अगर हिज मैजेस्टी नाराज हो गया तो जलाया क्लोई को जाएगा, ना कि आर्च ड्यूक कर्टिस को। तो क्लोई और उसके परिवार की जिंदगी आर्च ड्यूक से कहीं ज्यादा रिस्क में थी। अब कर्टिस को समझ आया, वो असल में 3 गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड्स मांग रही थी। तीसरे पॉइंट में लिखा था कि कर्टिस को हमेशा क्लोई की बात माननी होगी, और ये भी अप्रूव हो गया। अब बारी थी हिज लॉर्डशिप कर्टिस शेनबर्ग की डिमांड्स की। पहला पॉइंट, लड़की को अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभानी होगी, ये अप्रूव हुआ। पॉइंट 2, क्लोई को फेक रिलेशनशिप स्वीकार करनी होगी और उसमें कोई दखल नहीं देना होगा। यहीं क्लोई सोचने लगी कि क्या कर्टिस अब किसी और को डेट करने वाला है। आखिर उन्होंने फेक मैरिज फॉरएवर का वादा तो नहीं किया था, तो हैरान होने की बात नहीं थी सही। क्लोई एडवांस को बस ये कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि आर्च ड्यूक किसी रिलेशनशिप में जाएगा भी कभी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि क्लोई को कर्टिस में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो शादीशुदा थे, उन्हें अपीयरेंसेस बनाए रखनी थी, यहां तक कि सर्वेंट्स को भी बेवकूफ़ बनाना था, और चीज़ों को सिंपल रखने के लिए उन्हें सेम बेड शेयर करनी होगी। अब क्लोई की दिलचस्पी कुछ और ही तरह की हो गई, थोड़ी मिस्चीवस। तो क्लॉज 3 में पर्सनल फीलिंग्स वाला हिस्सा काटकर नया लिखा गया, क्लोई अपने बाल बांधेगी और लॉन्ग क्लोथ्स पहनकर सोएगी, और इसके साथ ही असली कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया। सब कुछ तय हो चुका था, और अब वो दोनों आखिरकार अपनी जिंदगी साथ शुरू कर सकते थे। लेकिन जो भी उन्होंने तय किया था वो सब गुप्त रहना था, खासकर अगाथा की छोटी बहन से। मतलब सच में उसकी बहन को इस पूरे ड्रामे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए था। अगाथा तो उस नागभौं चढ़ाने वाले लड़के पर इतनी फिदा थी कि अगर क्लोई की एडवांस पेमेंट भी ना होती तो भी वो उसके साथ रहती। उन्होंने नोएल पर भरोसा किया और उससे कहा कि वो एक नकली कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे जिसे रॉयल फैमिली को भेजा जा सके। अब बस एक चीज़ तय करनी थी, दहेज। लेकिन जो सिपाही महीने की तनख्वाह पर गुजारा करता है, उसके पास भला कैसा दहेज होगा। आर्च ड्यूक कर्टिस शेनबर्ग ने एक आंकड़ा बता दिया, 80 मिलियन। डचेस ग्लिंट ट्रांस का दहेज ऑफर भी उतना ही था, 80 मिलियन। अब दोनों परिवार आपस में मुकाबले पर उतर आए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले सौदों में यही होता है। अब क्लोई को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 80 मिलियन के लिए जान लगाकर मेहनत करनी थी। उसे शक था कि वो इतनी बड़ी रकम के लायक कुछ कर भी पाएगी या नहीं, लेकिन खैर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। अब बारी थी शादी के असली इवेंट की, उसका पहला वेडिंग ड्रेस।
लेकिन जब क्लोई ने वो ड्रेस पहनी तो उसे गुस्सा आ गया कि वो कितनी असुविधाजनक थी। भले ही ड्रेस असहज थी, लेकिन वेडिंग ड्रेस तो एक फूल की तरह होती है, पूरे समारोह का केंद्र बिंदु। समस्या ये थी कि ड्रेस बहुत छोटी थी और दूसरी बनवाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो ड्रेस कर्टिस की माँ की थी और यही उनका क्लोई के लिए प्यार जताने का तरीका था। क्लोई ने हर कोशिश की, लेकिन ड्रेस पहन नहीं पा रही थी। वो घबरा गई। तभी कर्टिस आया। उसकी ताकत ज्यादा थी, तो उसने खुद ड्रेस के रिबन कसने शुरू किए। वो इतने करीब थे कि क्लोई को उसकी सांस अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी। वो रिबन को जितना हो सके कसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टूट गए और क्लोई जमीन पर गिर पड़ी। गिरने से उसे काफी चोट लगी और एक पल को तो उसे लगा कि कर्टिस उस पर हमला करने वाला है। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे और कोई भी मेहनत कर लें, नई ड्रेस टाइम पर तैयार नहीं हो सकती थी। क्लोई एन्स के दिमाग में एक आइडिया आया, कुकिंग, जो वो सबसे छुपा रही थी, एक सरप्राइज के तौर पर। आखिरकार बड़ा दिन आ गया। वो शानदार शादी का दिन जिसका सबको इंतजार था। दिन परफेक्ट था। ग्रूम बेहद हैंडसम लग रहा था, सूरज चमक रहा था और परिंदे गा रहे थे। हर कोई खूबसूरत ब्राइड का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी जैसी उसे लगना चाहिए था। क्लोई थकी हुई दिख रही थी, लेकिन उसे इन सेक्रेड वाउज के लिए बहुत सारी बातें याद रखनी थीं। तभी प्रिंस फ्रेडरिक, कर्टिस का भतीजा, शादी में पहुंच गया। वो सोच रहा था कि आखिर ये लड़की आर्च ड्यूक से शादी क्यों कर रही है। उसे शक था कि शायद क्लोई को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उसने उसे सीधे कहा, अगर तू मुसीबत में है तो मुझे इशारा दे देना। फ्रेडरिक ने कर्टिस को उसके प्रेयर की याद दिलाई, जिसमें उसे शामिल होना था। अब क्लोई एक और हायर अप के सामने थी। जैसे ही उसका अंकल गया, फ्रेडरिक ने उसे घेर लिया और पूछने लगा कि आखिर उसने आर्च ड्यूक से शादी क्यों की। वो लड़का उसकी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहा था, लेकिन क्लोई को फिर भी कहना पड़ा, हम दोनों प्यार में हैं। उधर दावत की अफरा तफरी के बाद कर्टिस सीधे चर्च पहुंचा। उसने पास्टर को एक पेपर दिया और पूछा कि क्या वो उसकी सेवाएं ले सकता है। पास्टर डर गया कि ये शादी कराने से राजा उसे राज्य से निकाल देगा। कर्टिस ने वादा किया, यह आखिरी बार होगा जब उसे चर्च की मदद चाहिए। इस बीच प्रिंस फ्रेडरिक और क्लोई एबन्स की बातचीत जारी थी, और जब फ्रेडरिक ने पूछा कि आखिर उसने आर्चड्यूक से शादी क्यों की, तो क्लोई सच बताने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। उसने कहा कि जब उसने अखबार में आर्चड्यूक के बारे में पढ़ा और उनके हीरोइक डीड्स के बारे में जाना, तो उसने उनके एड बनने के लिए आवेदन किया। किस्मत अच्छी थी कि उसे तुरंत ये नौकरी मिल गई, और तभी से वो आर्चड्यूक पर पहली नज़र में ही फिदा हो गई। शायद क्लोई ने उनकी पहली मुलाकात की कहानी थोड़ा ज़्यादा ही मीठी बना दी, लेकिन कम से कम उसे एक कॉम्प्लीमेंट तो मिला कि सब कुछ देखकर तो वो सच में आर्च डचेस जैसी लगती है। तभी आर्चड्यूक वापस आ गया और यंग प्रिंस ने मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और चला गया। अब सब शादी के सेरेमनी के लिए जोश में थे, और पीछे लोग चुगली कर रहे थे कि शादी इतनी जल्दी क्यों हो रही है। और तभी स्टनिंग लेडी ग्लिंट्रान भी जश्न में पहुंची। वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर वो बिना फैंसी ड्रेस और मेकअप के भी आती, तो भी सबकी नज़रें उसी पर टिक जातीं। शादी की घोषणा हुई। कमांडर कर्टिस सर्नो इवानेस और क्लोई एबिन्स के विवाह की शुरुआत आखिरकार वेडिंग पार्टी हॉल में दाखिल हुई, जहां मेहमानों की भीड़ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्लोई ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी और सब हैरान रह गए, क्योंकि वो तो आर्च डचेस थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुद की शादी में बूट्स और बिना ड्रेस के क्यों आई है। 3 दिन पहले जब कॉर्सेट ड्रेस की वजह से उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था, तब उसने एक बेहतर आइडिया दिया था। उसका कहना था, रॉयल वेडिंग में ज़रूरी चीज़ें बस 2 होती हैं, क्राउन और सैश। खुशकिस्मती से उनके पास क्राउन था। क्राउन प्रिंस बियाटाट्रिक्स वाइफ ने भेजा था। लेकिन तुम सिर्फ अंडरवेयर में क्राउन और सैश पहनकर बाहर नहीं जा सकती, वो तो मजाक बन जाता। और चूंकि वो रॉयल गार्ड से थी, उनके पास फॉर्मल वाइट यूनिफॉर्म थी। जो लोग अपने ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते हैं, वो इस तरह सबको चौंका सकते थे। ये आइडिया क्लोई एबिन्स का था, और सबने मान लिया कि शादी में वो ड्रेस मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने। मेहमानों ने सोचा कि शायद ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन सच कहें तो वो लुक जबरदस्त लग रहा था, और लेट क्वीन मिल्ड्रिड्स क्राउन उस यूनिफॉर्म के साथ एकदम परफेक्ट लग रही थी। लोग सोच रहे थे कि ब्राइड तो डचेस ग्लिंट के सामने फीकी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों की वाइब्स बिल्कुल अलग थीं। वेडिंग सेरेमनी शुरू हुई और फादर जेम्स रादर ने अपनी सर्मन शुरू की। उनसे पूछा गया, क्या वो ड्रैगन गार्डियंस ऑफ एवनेसा के सामने सच्ची निष्ठा की कसम खाते हैं। कर्टिस के मन में एक पल को ख्याल आया, शायद ये सच में ट्रू लव है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उनका रिश्ता तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है और एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर भी उसने सोचा, वो खूबसूरत है, किसी दिन सफ़ेद ड्रेस में किसी और से शादी करेगी, और तब शायद सच में मुस्कुराएगी, ना कि ऐसे हमेशा की तरह गुस्से में दिखेगी। अपने डे ड्रीम्स में खोया कर्टिस सोचने लगा कि काश वो किसी और से शादी कर रही होती, और न जाने क्यों ये सोच उसे चिढ़ा गई।
फिर ब्राइड से पूछा गया, क्या वो अपने हस्बैंड के साथ जीवन के अंत तक रहने की कसम खाती है? क्लोई ने हाँ कहा। फिर ग्रूम से पूछा गया, क्या उसके पास वाव आइटम है जो वो गॉड को अर्पित करेगा? कर्टिस मुस्कुराया और एक खूबसूरत चमकदार पीस ऑफ ज्वेलरी निकाला। वो क्लोई के इतना करीब झुका कि उसके होंठ लगभग क्लोई को छूने ही वाले थे, और उसने वो सुंदर नेकलेस उसके गले में पहना दिया। वो नेकलेस यूनिफॉर्म के साथ भी बेहद शानदार लग रही थी। लेकिन बस इतना ही नहीं, कर्टिस के पास अपनी ब्राइड के लिए कुछ और भी था। उसने एक सिल्क लाइन्ड बॉक्स निकाला जिसमें एक रिंग थी, द डिवाइन फ्लेम। पूरा क्राउड हैरान रह गया क्योंकि वो लेट क्वीन मिल्ड्रिड्स रिंग थी। वो अंगूठी क्लोई अबंडेंस को सिंबल ऑफ लव एंड सिंसेरिटी के तौर पर दी गई। लगता है आर्चड्यूक वाकई सच्चे मन से उससे प्यार करने लगा था। लोगों की प्रतिक्रिया कुछ अजीब थी, जैसे ये शादी का आम हिस्सा नहीं था। आमतौर पर वो ये अंगूठी क्लोई शेनबर्ग को देता, लेकिन अब ये क्लोई एबीवे को दी जा रही थी। इसका मतलब था कि इस अंगूठी का शादी से कोई लेना देना नहीं, अब वो पूरी तरह से क्लोई की अपनी चीज थी। क्लोई समझ नहीं पाई कि उसे इसकी जरूरत क्यों थी, लेकिन कर्टिस ने बस इतना कहा, आराम करो और इसे अभी के लिए स्वीकार कर लो। उसने समझाया कि ये एक गिफ्ट है, उस सारी परेशानी के बदले जो उसने उसे दी थी। अब बारी थी वाव को एक किस से सील करने की, जो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक था, क्योंकि आखिर शादी थी। क्लोई और कर्टिस दोनों के लिए सब कुछ थोड़ा अजीब और सरियल था, क्योंकि वो बस पास्टर के सामने रस्में निभा रहे थे, प्यार के कारण नहीं। वेडिंग सेरेमनी शांतिपूर्ण रही, मेहमान महल में घूम घूम कर बातें कर रहे थे। लेडी ग्लिंट्रैंड भी आई थी, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी, अपनी सुंदरता पर पूरा भरोसा करते हुए। बातें चल रही थीं कि ये शादी इतनी जल्दी इसलिए कराई गई क्योंकि हिज मैजेस्टी लगातार दबाव डाल रहे थे। लेकिन वो किस, जिसे सबने देखा, वो सबके लिए शादी के असली होने का सबूत था। लोगों को लगा कि ये जोड़ा इतना इनसिंक है कि उन्होंने रिसेप्शन तक में रुके बिना सीधे शादी के बाद ही निकल गए। सबको लगा कि वो शायद अपने हनीमून मोड में चले गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो दोनों सीधा जाकर टूथब्रश लेकर दांत साफ करने लगे, क्योंकि किसी ने उन्हें ये नहीं बताया था कि मैंडेटरी किसिंग का हिस्सा भी शादी में होता है। दोनों ने जोरों से ब्रश किया और उस किस की बात करने लगे, जिसे क्लोई को पूरी तरह से घिनौना लगा था। वो बस एक हल्का पैक नहीं था, लेकिन कर्टिस के पास और कोई चारा नहीं था, वरना झूठी शादी की अफवाहें फैल जातीं। अब जब ऐसा हो ही गया, तो क्लोई ने अपनी डैमेज कॉम्पेंसेशन की मांग रखी। कर्टिस ने वादा किया, डिवोर्स के बाद तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन फिलहाल काम पर ध्यान दो। अब उसका पहला दिन था एक आर्च डचेस के रूप में, और इसका मतलब था कि अब सारे सर्वेंट्स भी उसी के अधीन थे। कर्टिस ने खिड़की खोली और क्लोई एबेंस को उसके सभी अधीनस्थ दिखाए। लोगों की इतनी भीड़ देखकर वो घबरा गई, उसे तो वापस पीछे हटने का मन करने लगा। करीब 80% लोग हिज मैजेस्टी के स्पाइस थे। उनमें से एक था हेड बटलर फिलिप डेल्टन, एक बेहद सलीकेदार और चालाक आदमी जो शेनबर्ग फैमिली सर्वेंट्स का मुखिया था। वो पहले महल के स्टाफ कंट्रोल की साजिश रच रहा था, लेकिन किंग से मुलाकात के बाद हालात बदल गए। राजा ने उसे आदेश दिया कि वो आर्चड्यूक की हर हरकत पर नजर रखे और उसकी कमजोरियां ढूंढकर रिपोर्ट करे। यही कारण था कि वो अब उनके परिवार का हिस्सा था। उसने देखा था कि आर्चड्यूक कितना वर्काहॉलिक है, और उसके मन में ख्याल आया कि कर्टिस को अब हाई लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन अब कहानी बदल गई थी, क्योंकि आर्चड्यूक के पास एक आर्च डचेस थी, एक गरीब परिवार और नेवी से आई लड़की। फिलिप को लगता था कि क्लोई ने अपनी स्टेटस बूस्ट के लिए ये शादी की है। उसने तय कर लिया कि वो उस स्टकअप आर्चड्यूक की हर हरकत पर नजर रखेगा, या कम से कम उसे यही लगा। फिलिप इंतजार कर रहा था कि आर्चड्यूक और उसकी नई पत्नी बाहर आएं ताकि वो खुद जाकर उनका स्वागत कर सके। उसे लगता था कि जो लड़की बस एक सपनों की शादी चाहती थी, वो जल्द ही कोई गलती जरूर करेगी। उसकी नज़र में क्लोई राजा के लिए एक थॉर्न इन द साइड थी, और वो हमेशा उसकी किसी भी गलती पर झपटने को तैयार था। क्लोई जानती थी कि इतने सारे सर्वेंट्स की निगरानी में वो एक भी गलती नहीं कर सकती, लेकिन तभी वो फिसल गई। फर्श बहुत स्लिपरी था, और यही मौका था जिसका फिलिप इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कराकर कहा, जरा संभलकर चलिए मेरी लेडी, और फिर हिज मैजेस्टी की ओर मुड़कर उनका स्वागत किया। महल जैसे फिर से खिल उठा था अब जब क्लोई वहां आ चुकी थी, लेकिन असल में बटलर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, लगता है आर्चड्यूक का टेस्ट तो काफी नीचे दर्जे का है। मुलाकात के बाद क्लोई ने साफ कहा कि वो इस सब में नहीं है और उसे बटलर की मदद की जरूरत पड़ेगी। पर अजीब ये था कि जो बटलर पहले हिज मैजेस्टी का नौकर था, अब अचानक शॉनबर्ग के लिए काम कर रहा था। कहा गया था कि हिज मैजेस्टी ऑर्डर्ड द बटलर टू स्टार्ट सर्विंग हिज एक्सेलेंसी शॉनबर्ग, लेकिन क्लोई हैरान थी कि अगर वो बस एक बटलर है तो फिर ऐसे क्यों व्यवहार कर रहा था जैसे खुद कोई ऊंचे दर्जे का आदमी हो। धीरे धीरे क्लोई की राय उसके बारे में तब बदली जब बटलर ने उसे चिढ़ाने की कोशिश की। अब बारी थी क्लोई की, उसने पलटवार किया।
हर बात का ऐसा जवाब दिया कि बटलर की बोलती बंद हो गई। फिलिप अब बहुत कोशिश कर रहा था कि आर्क डचेस का ध्यान भटकाए। वो बार बार माफी मांग रहा था, एक के बाद एक तारीफें कर रहा था, पर अब क्लोई उसे जरा भी भरोसे लायक नहीं मान रही थी। ये बटलर जैसे जानबूझकर ओवरटाइम लगा रहा था ताकि क्लोई की जरा सी गलती पकड़ ले और उसे शर्मिंदा करे। लेकिन क्लोई बेवकूफ नहीं थी। वो समझ गई थी कि उसके एटिकेट वाले ताने असल में छिपे हुए इंसल्ट्स थे। फिलिप डेल्टन बार बार बहाने बना रहा था, कह रहा था, आई स्वेयर आई एम लॉयल टू मैडी विद ऑल माई हार्ट। लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो जैसे किसी मदद की तलाश में था जो उसे मिल ही नहीं रही थी। बाकी सारे नौकर भी अब परेशान दिखने लगे। फिलिप को लगा वो क्लोई को असहज कर देगा, पर नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। क्लोई की समझदारी और तेज दिमाग ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दीं। आखिर में जब बटलर ने हद पार कर दी तो क्लोई ने उसे सख्त लहजे में कहा कि माफ़ी मांगो, वो भी सचमुच की माफ़ी। उसने कहा, अगर मेरा मूड खराब किया है तो अब ज़मीन पर सिर झुकाकर माफ़ी मांगो। फिलिप डेल्टन हक्का बक्का रह गया। पूरा स्टाफ देख रहा था और वो बुरी तरह अपमानित हुआ। क्लोई ने मजाक में कहा, मैं नेवी में रही हूं, अगर दोबारा गलती की तो गलती से गोली भी चल सकती है। सजा के तौर पर उसे 3 घंटे तक सिर झुकाकर खड़ा रहने का आदेश दिया गया और सब उसे वहीं छोड़कर चले गए। अब वो बेचारा बटलर सिर जमीन पर रखे अपनी बेइज्जती में डूबा हुआ वहीं खड़ा था, कुछ भी नहीं कर सकता था। इस बीच क्लोई और कर्टिस आराम से लंच पर गए। मीठी वाइन और शानदार स्नैक्स का मजा लेते हुए वो खिड़की से बटलर को देख रहे थे, जो अपनी बदतमीजी की सजा भुगत रहा था। क्लोई के चेहरे पर सुकून था, जैसे सारी टेंशन पिघलकर खत्म हो गई हो। अब अगला काम था आज की वेडिंग नाइट के लिए सोने का इंतजाम तय करना। डिनर के बाद दोनों को नहाने के लिए ले जाया गया, क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट थी। सब कुछ पहले से तैयार था, माहौल आरामदायक बना हुआ था। कर्टिस ने अपनी चुनी हुई दुल्हन क्लोई का हाथ थामा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। कमरा थोड़ा अंधेरा था, पर वहां हथियार साफ साफ दिख रहे थे, मानो जरा सी चूक पर इस्तेमाल हो सकते हों। अब क्लोई को ऐसे कमरे में रहना था जहां छत सादी और जगह ठंडी सी लग रही थी। कर्टिस ने कहा, यह पहली बार है जब कोई लड़की मेरे कमरे में आई है, पर उसे कोई तारीफ नहीं मिली। आर्च डचेस क्लोई तो बस सोच रही थी, काश उसके पास अभी एक पिस्तौल होती तो इस बास्टर्ड शॉनबर्ग को उड़ा देती। कर्टिस को उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा था, पर जब उसे बंदूक नहीं मिली तो वो जोर से हंस पड़ा। वो जानता था कि ऐसी ही प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि अगर आज के समारोह में उनकी नज़दीकी न होती तो सबको अजीब लगता। वो सोच रहा था, क्या वो किस, वो ड्रेस फिटिंग वाली नज़दीकी और वो गिफ्ट सिर्फ उसी के लिए मायने रखते थे? उस वक्त कर्टिस ने क्लोई से कहा था कि वो ऐसा आदमी है जो वर्जिनिटी को एक वर्चू मानता है, पर क्लोई को कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि ये जानकर भी नहीं कि उसका महान पति शादी के बाद भी वर्जिन रहने वाला था। आर्चड्यूक फिर भी उसे उसके स्कैंडलस आउटफिट पर चिढ़ा रहा था। डचेस को उस पर पूरा भरोसा था, खासकर उसकी जानवर जैसी समझ पर। वो उसके साथ कई बार शर्मनाक हालात झेल चुकी थी। उसने मन ही मन ठान लिया था, अगर जरा भी कुछ गड़बड़ हुई तो वो उसे ऐसी लात मारेगी कि वो आने वाले वारिसों के सपने में भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो खिड़की से भागने की सोच रही थी और सम्राट के पास जाकर उस दरिंदे आर्कड्यूक की शिकायत करने वाली थी। लेकिन आर्कड्यूक कर्टिस को क्लोई की बेवकूफ़ी भरी बातें सुन सुनकर अब थकान हो रही थी। उसे पता था वो सब बस मजाक कर रही थी। फिर दोनों ने मजाक बंद किया और क्लोई ने आराम करने का सोचा। पर कर्टिस के प्लान कुछ और थे। उसने कहा, नवविवाहितों के लिए 3 घंटे की नींद भी बहुत होती है। सुबह की सुनहरी धूप में हमारी खूबसूरत हीरोइन क्लोई जागी और हमेशा की तरह उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। नौकरानी ने हल्का नाश्ता लाने को कहा ताकि पेट ज्यादा न भरे। नाश्ते पर क्लोई ने शान से कहा, कर्टिस को मुझ जैसी मेहनती बीवी कहीं नहीं मिलेगी। कर्टिस ने हंसते हुए कहा, सच है। इसके बाद उसने जल्दी तैयार होने को कहा, क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम बाकी था। खाने की मेज पर क्लोई बहुत बोल रही थी और एक पल के लिए उसने कर्टिस को पति कह दिया, जिससे खुद उसे ही झिझक हुई। अब जल्दी ही डिप्लोमैटिक गाला आने वाला था, जहां उन्हें सारे रॉयल लोगों से मिलना था। शादी के गिफ्ट्स के लिए थैंक यू नोट भी भेजने थे, जिनमें एक गिफ्ट इजाबेल ग्लिंट्रेंट का भी था। कर्टिस को वो गिफ्ट सस्ता लगा, क्योंकि वो खुद देकर नहीं आई थी, पर क्लोई को वो पसंद आया। क्लोई काम पर लौटना चाहती थी, लेकिन आर्कड्यूक ने कहा, थोड़ा रिलैक्स करो और गाला के लिए एक शानदार ड्रेस और ज्वेलरी चुनो। उसे फैटन स्ट्रीट के सबसे फैंसी बुटीक में जाने की इजाज़त मिल गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, कुछ ऐसा देखा जिसने सबको चौंका दिया। बालकनी से उनकी पहली रात की चादर लटक रही थी। उधर अगाथा मिस फूट फूट कर रो रही थी उस बेरहम ड्यूक के लिए जिसने उसे छोड़कर दूसरी से शादी कर ली थी। अगाथा नॉयल मोंटपर्स की छोटी बहन थी। वो अपनी आंटी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, कुछ करो ना। पर उसकी आंटी, मार्शनेस ऑफ फ्लैंडर्स,
जो सम्राट की छोटी बहन और कर्टिस की बड़ी बहन थी, ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता बच्ची, शादी हो चुकी है। वो खुद भी परेशान थी और ठंडा पानी मांग रही थी, लेकिन बर्फ खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे चाय पीनी पड़ी। उन्होंने राजमहल से बर्फ मंगवाई, पर सम्राट व्यस्त थे, तो कई दिन तक बर्फ नहीं आई। फिर अखबार में उन्होंने एक तस्वीर देखी, महल की बालकनी से लटकी दागदार चादर की। उन्हें लगा ये ब्लैकमेल का इशारा है कि कर्टिस का साथ देना अब फायदेमंद नहीं रहा। अगाथा गुस्से में थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उसने एक सुंदर सी फूलदान देखी, पर उसकी आंटी ने कहा, इससे दूर रहो, ये मुसीबत लाती है। आंटी ने सीधा पूछा, कब तक कर्टिस के पीछे भागती रहेगी? लेकिन अगाथा का प्यार पागलपन बन चुका था। उसका भाई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, और अब डिवाइन फ्लेम रिंग भी किसी और लड़की को दे दी गई थी। अब अगाथा पूरी तरह से शॉनबर्ग के प्यार में डूब चुकी थी। अगाथा ने ठान लिया था कि वो बासेलोर जाएगी, जहां उसे उस रिंग से भी कहीं बेहतर चीज मिल सकती थी। वहीं पर कभी डिवाइन फ्लेम बिका था, तो अब शायद उससे भी ज्यादा कीमती कुछ होगा। उसे वहां जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने अपनी आंटी से कहा, अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगी। आंटी मिस ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाईं और उसके साथ चलने को मान गईं। उधर महल में दागदार चादर अब भी ऐसे टंगी थी जैसे किसी आर्ट गैलरी की चीज हो। ऐसी चीज दिखाना उस दौर में बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। क्लोए को यकीन था, जिसने भी ये किया है उसे वो सजा जरूर देगी। फिर उसकी नज़र कर्टिस के बैंडेज लगे हाथ पर पड़ी, और उसे समझ आया कि इस पूरे ड्रामे में उसने अपना ही खून इस्तेमाल किया था। अब चाहे लोग उनके प्यार पर विश्वास करें या नहीं, क्लोए को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। सच तो ये था कि राजा को किसी सबूत की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि ये शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। अब सार्जेंट डुबोआ क्लोए, मिसेस शॉनबर्ग को फैटन स्ट्रीट तक एस्कॉर्ट कर रहा था, क्योंकि मॉन्टपिम को बदला गया था। कर्टिस थोड़ा हैरान था, लेकिन डुबोआ ने मजाक में कहा, आप तो आजकल कुछ ज्यादा ही बदल गए हैं। कर्टिस ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वो देख रहा था कि डुबोआ की नज़र क्लोए पर टिकी थी। उसे पता था कि अब हालात दिलचस्प होने वाले हैं। असल में क्लोए और डुबोआ पहले दोस्त हुआ करते थे, और कर्टिस को ये बात पता थी। फिर भी कर्टिस उस पर भरोसा करता था, क्योंकि उसके लिए उसकी पत्नी ही उसकी पूरी दुनिया थी। बात साफ करने के बाद सब शहर की ओर निकल पड़े। सड़कों पर घूमते हुए, दुकानों और खूबसूरत जगहों को देखते देखते वे एक कुकी शॉप के पास पहुंचे, जहां क्लोए की बहन पहले आया करती थी। डुबोआ के मन में अभी भी थोड़ा दर्द था, लेकिन पुरानी दोस्ती की वजह से क्लोए ने रिश्ता खत्म नहीं किया। आखिरकार वे पहुंचे बासेलोर, उस ज्वेलरी स्टोर पर जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन वहां पहुंचते ही पत्रकारों की भीड़ टूट पड़ी। सब सवाल पूछते हुए दुकान के दरवाजे पर अटक गए। किसी तरह धक्के खाकर, बाल बिखरे और कपड़े अस्त व्यस्त हालत में वे अंदर पहुंचे। अंदर उनका स्वागत खुद बासेलोर नाम की लड़की ने किया। वही इस ज्वेलरी स्टोर की मालिक थी। स्वागत में उसने क्लोए का हाथ चूमने की कोशिश की, लेकिन सार्जेंट डुबोआ ने तुरंत रोक दिया, ताकि उनकी महारानी सुरक्षित रहें। असल में बासेलोर की नज़र डिवाइन फ्लेम पर थी, क्योंकि वो पत्थर उसके पिता ने ही खोजा था। वो बहुत छोटा था, पर उन्होंने सालों तक उसे संवारा, और जब वो चमका तो उसी पत्थर को उन्होंने बेचा था। अब उसे देखकर बासेलोर खुश थी कि वही रत्न फिर से क्लोए के हाथ में जगमगा रहा है। फिर उसने उन्हें ऊपर चलने का निमंत्रण दिया, जहां उसकी छोटी बहन कैमिल उनका इंतजार कर रही थी। कैमिल तीसरी मंजिल पर खुद हाथों से सारे आभूषण बनाती थी। ऊपर का हॉल एकदम शानदार था, हर चीज चमक रही थी, मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। क्लोए बहुत प्रभावित थी, पर गहनों की जानकार नहीं थी। उन्होंने उसे कहा, आराम से बैठिए और सोचिए। क्लोए तो सस्ते गहनों की तलाश में आई थी, लेकिन वहां सिर्फ टॉप क्लास ज्वेलरी मिलती थी। मेड ने उसे समझाया कि थोड़ा तो देख लीजिए, शायद कुछ पसंद आ जाए। क्लोए ने सोचा, जब यहां आई हूं तो सब देख ही लेती हूं। तभी उसकी नज़र पड़ी एक गहने पर जिसका नाम था ब्लडी क्वीन। ये वो पीस था जिसे कोई हासिल नहीं कर सका था। पूरा इलाका ऐसे हाई क्लास गहनों से भरा था, पर उनकी कीमतें सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। चुनना मुश्किल था, तो उन्होंने सुझाव दिया, अपना पसंदीदा रंग चुनिए, उसी पर बेस ज्वेलरी ले लीजिए। पर आक्ट्रेस क्लोए को ये सब फिजूल लगा। उसने सोचा, खाने की चीज नहीं है तो इतना पैसा खर्च करने का क्या मतलब। यहां से आगे की कहानी में क्लोए का फैसला और ब्लडी क्वीन का राज सामने आता है। नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो सब्सक्राइब करके रखना गाइस। क्लो कुछ ज्वेलरी ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो वो बाहर पहन सके। अपनी हाई रोलर स्टेटस के बावजूद क्लो आमतौर पर अपने ड्रेस बस इसलिए पहनती थी क्योंकि उसे उनका रंग पसंद था। वो अभी तक तय नहीं कर पाई थी कि क्या चुने। तभी उसकी नज़र लेडी बेसिल के नेकलेस पर पड़ी। लेकिन वो नेकलेस बिक्री के लिए नहीं था, इसलिए कैमिल ने सुझाव दिया कि क्लो अपने पिता का कलेक्शन देखे, वो वाला जो वो किसी को नहीं दिखाते थे। वो कलेक्शन इतना खूबसूरत था कि कोई बच्चा भी कुछ चुन सकता था। पहले वे इन पीसेस को बेचते थे,
लेकिन स्टोर की नई पॉलिसी के कारण उन्हें रोकना पड़ा। खलो ने एक ताज टियारा देखने का सोचा जो किसी राजकुमारी के लिए बनाया गया था। उनके पिता के मरने के बाद लगभग 10 सालों से वे कुछ वैसा नहीं बना पाए थे। करीब 5 साल पहले उन्होंने ये ब्लैक ओपल आयात करना शुरू किया था, यहाँ तक कि नेवी भी इस पर जंग के लिए तैयार हो रही थी। जब वो इस रत्न की कहानी बता रहे थे तभी मॉनपीस अंदर आ गई। किसी ने उसे आते नहीं देखा, नहीं कोई जान पाया कि वो अंदर कैसे आई, क्योंकि एंट्रेंस आम जनता के लिए बंद था। वो वही दयनीय लड़की थी जिसे कर्टिस पर बेकार सा क्रश था। माइस गुस्से में पागल हो गई। ख्लो और सार्जेंट डुबुआ पर चिल्लाने लगी, जिससे वहां मौजूद सब लोग असहज हो गए। किसी की भी मिन्नतें उसे शांत नहीं कर पाईं, बल्कि वो और ज्यादा भड़क गई। मॉनपीस पूरी तरह बेकाबू हो गई और ख्लो पर आरोप लगाया कि उसका सार्जेंट डुबुआ के साथ अफेयर चल रहा है और वही उसका असली मंगेतर है। खलो ने मॉनपीस के चेहरे पर हंस दिया और एक दिव्य आग जैसी आभा उसके चारों ओर फैल गई। वो लड़की की उम्र का अंदाजा लगाने लगी और सोचा कि वो 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। खलो जानती थी कि मॉनपीस उस पर नाराज है, लेकिन वो झगड़ा नहीं चाहती थी। वो पागल लड़की आग डचेस पर ताने कसने लगी, ये कहते हुए कि शादी की रात के बाद ही उसने कोई और प्रेमी बना लिया था। खलो सोचने लगी कि वो किसकी बात कर रही है और सब में से वो केवल सार्जेंट ही हो सकता था। पता चला कि मॉनपीस के ग्रुप के पास इस बयान का थोड़ा सबूत भी था। करीब 2 महीने पहले इर्जा डुबुआ के हैंगआउट प्लेस पर सार्जेंट की पर्सनल लाइफ की बातें चल रही थीं। वो शादी के तानों से परेशान था और बस आज़ाद रहना चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाया कि अगर उसने जल्द शादी नहीं की तो अकेला रह जाएगा। फिर उनमें से एक ने आइडिया दिया कि वो अपने परिवार से झूठ बोले कि वो ख्लो अबान से शादी करने वाला है, ताकि घरवाले उसे शादी के लिए तंग करना बंद कर दें। खलो ने इस प्लान में साथ दिया और शुक्रिया के तौर पर लड़कों ने ओजा से कहा कि वो उसे 100 शॉट्स पिलाए। उसके बाद तो पार्टी टाइम शुरू हो गया। ओजा के घर की हालत देखने लायक थी और इनाम में खलो को टॉप क्वालिटी कुकीज़ के ढेर सारे बॉक्स मिले जो बेहद स्वादिष्ट थे। खलो ने कहा कि ये सब बस नशे में किया गया मजाक था, लेकिन ओजा ने इस ड्रामे को सच मान लिया। आर्कडचेस सोचने लगी, आखिर कौन सी कुलीन महिला इतनी लापरवाह हो सकती है, वो भी सिर्फ कुकीज़ के लिए। मॉनपीस हैरान थी कि कैसे खलो 2 महीने तक लेफ्टिनेंट को डेट कर सकती है और फिर कर्टिस से शादी कर सकती है। उसे लगा कि शायद मास्टर को पता नहीं था कि खलो अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी, लेकिन आर्कडचेस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो लड़की उसके बारे में क्या सोचती है। उसने मिस को याद दिलाया कि वो तो बस जूनियर सार्जेंट है, जबकि खलो एक लेफ्टिनेंट है, यानी उसकी सीनियर। और वैसे भी वो एक काउंट की बेटी है, जबकि खलो आर्कडचेस शेनबर्ग यानी उसका दर्जा कहीं ऊपर है। लेकिन तभी किसी वजह से वो लड़की रो पड़ी और खलो ने सोचा, डंजी, आपके अनुरोध के अनुसार चरित्रों के नाम को सही ढंग से लेते हुए कहानी को बिना किसी बदलाव के दोहराया जा रहा है। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसका प्यार आर्कड्यूक के लिए एक तरफा था। चाहे मॉनपीस ने उसे जितना भी छिपाने की कोशिश की हो, खलो आखिरकार सही ही थी। जब दोनों ये बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है और पहले बेसलोर से किसे जाना चाहिए, तभी मैरी वहां आ गई। ये वही औरत थी जिसे कर्टिस अपनी लिस्ट में बाकी सभी रईसों से ज्यादा महत्व देता था। उसका नाम था मार्शियोनेस फ्लैंड्रिया और वो राजा की छोटी बहन थी। खलो ने सोचा, अब समझ आया कि अगाथा मॉनपीस इतनी बेखौफ क्यों भौंक रही थी। मार्शियोनेस ने कैमिल से बिना बुलाए आ जाने के लिए माफी मांगी, हालांकि वहां पहले से ही दूसरे क्लाइंट्स के साथ मीटिंग चल रही थी। लेकिन उसे कैमिल से माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, दोनों पुराने दोस्त थे और उसे बेसलोर आए हुए बहुत वक्त हो गया था। उसी समय कर्टिस शॉनबर्ग भी वहां आ गया, क्योंकि नोल ने उसे कहा था कि शादी के तुरंत बाद वो अपनी बीवी को अकेला न छोड़े। मार्शियोनेस ने फिर से बिना बुलाए आने के लिए माफी मांगी, लेकिन कर्टिस ने उसे बहन कहकर समझाया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब लोग हैरान रह गए कि कर्टिस ने इतनी गर्मजोशी से उससे बात की। मेहमान ऊपर की मंजिल पर और ज्वेलरी देखने चली गई। इसी दौरान आर्कड्यूक ने खलो और लेडी मॉनपीस की पूरी बातचीत मार्शियोनेस फ्लैंड्रिया के साथ सुन ली। वो खलो की पूरी बैकस्टोरी सुन रहे थे, वही कहानी जो गार्ड के लगभग हर सदस्य को पता थी। आर्कड्यूक बिल्कुल हिल गया। उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसे खलो पर शक होने लगा, लेकिन वो बस पहले डिवीजन का कमांडर था जो नशे में बकवास कर रहा था। कर्टिस हैरान था कि उसकी बीवी खलो को अगाथा की इतनी परवाह क्यों थी। जब अगाथा अपने प्यार के दर्द में रो पड़ी तो खलो सचमुच परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि खलो भोली है या फिर अंदर से बहुत समझदार। आंटी मैरी ने भी अगाथा की बाकी सबके साथ बातचीत पर कान लगाए। अब कर्टिस ने छिपना बंद कर दिया और वो चाहता था कि वो अपनी बीवी आर्कचेस को इस स्टोर से कुछ तोहफा दे। वहां बहुत सारे ताज, टियारास और नेकलेस रखे थे, वही जो पुराने राजा ने प्रिंसेस मारिएटा के लिए बनवाए थे। खलो को अब समझ आया कि बाजिल ने उसे पहले ये ज्वेलरी क्यों नहीं दिखाई,
क्योंकि मार्शोनेस कर्टिस के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती थी। उनमें से एक ताज, जो ख्लो की बहन को बहुत पसंद था, उसमें एक ऐसा रत्न जड़ा था जिसे पैसे देकर भी नहीं खरीदा जा सकता था। उनके पिता ने उस ताज को बनाते समय खास ध्यान दिया था, इसलिए बहनों के लिए वो बहुत कीमती था। बातचीत के बीच में ही कर्टिस ने अपनी बीवी का औपचारिक परिचय कराया, ख्लो रीड डेविड शॉनबर्ग। उसकी बहन, जो अब भी अपना फैन झुला रही थी, सोच रही थी कि किस्मत ने ही दोनों को मिलाया है। लेडी मिस को इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। वो उम्मीद कर रही थी कि कर्टिस कह देगा ये सब झूठ है, लेकिन अफसोस ये सब सच था, और उसके लिए बहुत दर्दनाक। अगाथा चिल्लाने लगी, जवाब मांगने लगी कि उसने उसे छोड़कर किसी और औरत से शादी क्यों कर ली। लेकिन कर्टिस शॉनबर्ग ने देखा कि उसकी आदतें अभी भी नहीं सुधरी। वो अब भी उतनी ही लापरवाह थी जितनी पहले थी। कभी वो चाहता था कि अगाथा ही उसकी आक्ट्रेस बने, लेकिन अब उसकी हरकतें देखकर उसका मन बदल गया। उसने समझाया कि उसने अगाथा को किसी और से शादी करने के लिए नहीं छोड़ा, और उसका दर्जा, स्टेटस भी उसकी भावनाओं से जुड़ा नहीं था। मॉनपीस ने कहा कि उसने तो बस इसलिए रॉयल गार्ड ज्वाइन किया क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर कर्टिस भड़क गया। अगर उसे पता होता तो वो कभी उसे ऐसा करने नहीं देता। अगाथा फिर से रोने लगी, और आंटी और ज्यादा निराश हो गई, बोली कि अब उन्हें आइसक्रीम का प्लान टालना पड़ेगा। लेडी मॉनपीस को शांत करने के लिए ले जाया गया, और बाकी सबने राहत की सांस ली। मार्शोनेस ने फिर से शॉप में हुए इस पूरे झमेले के लिए माफी मांगी। डंजी, यहां कहानी बिना किसी बदलाव के दोहराई जा रही है, जिसमें चरित्रों के नामों का ध्यान रखा गया है। फिर मार्शोनेस ने ख्लो से कहा कि वो अपनी बहनों का परिचय करवाए। वहां लिया थी, जो अपने पिता पर गई थी, और आइरिस, जो बिल्कुल उनकी माँ जैसी दिखती थी, और एक छोटी बहन थी जो सबसे ज्यादा बोलने वाली और सबसे ज्यादा शरारती थी। लेडी सोच रही थी कि लेडी आइरिस को माफी के तौर पर वो अपना पहना हुआ ताज, टियारा दे दे, लेकिन ख्लो हंस पड़ी, क्योंकि कर्टिस ने खुद माफी मांगते हुए कहा कि अब उसकी बीवी यानी ख्लो ही उसका सम्मान बचाएगी। उसके बाद सब लोग आइसक्रीम खाने चले गए। माहौल बहुत मजेदार था, और ओजा भी अपनी बहनों के साथ गई। वे जल्द ही एलनोर में मिलने वाले थे, और मार्शोनेस की रिक्वेस्ट पर कर्टिस को अपनी बीवी को भी साथ लाना था। ख्लो को अंदाजा था कि आज कर्टिस का मान सम्मान सिर्फ मार्शोनेस की वजह से बचा है। ख्लो पहले कभी एलनोर नहीं गई थी। वो एक मशहूर सैलून था जिसे महिला अफसर चलाती थीं। अब उसे न सिर्फ उस पार्टी में शामिल होना था, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज भी करना था। लेडी ख्लो अबांस आइसक्रीम ऐसे खा रही थी जैसे कल हो ही नहीं, और वो कुछ पैक करके घर ले जाने की भी सोच रही थी। लेकिन उसका दाम देखकर कर्टिस थोड़ा हैरान रह गया, और ख्लो झेंप गई। उसे शाही तौर तरीके ज्यादा नहीं आते थे, इसलिए वो उठकर अपने पति के पास आई और धीरे से पूछा कि क्या वो आइसक्रीम साथ ले जा सकती है। कर्टिस ने कहा नहीं, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे मार्शोनेस फ्लैंड्रिया को भेज दिया जाए। कर्टिस ने हामी भर दी, लेकिन बोला कि इसके लिए बहुत सारी बर्फ चाहिए होगी। सौभाग्य से मार्शोनेस के पास बर्फ बेचने वाला भी था। ख्लो जब उसके करीब खड़ी होकर बात कर रही थी तो कर्टिस को थोड़ा बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, थोड़ा पीछे हटो। ख्लो को लगा शायद खड़े होकर बात करना अशिष्टता मानी जाती है, लेकिन असल वजह कुछ और ही थी। उसने सोचा शायद कर्टिस को जूलिया द्वारा लगाया हुआ उसका परफ्यूम पसंद नहीं आया, और जब कर्टिस ने ये बात साफ साफ मान ली तो ख्लो सच में गुस्से से जल उठी। आखिर वो उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोता था। ख्लो खुश थी कि उसने आइसक्रीम भेज दी। अब मार्शोनेस जमकर उसका मजा ले सकती थी। कर्टिस उसकी समझदारी देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने आइसक्रीम के साथ बहुत सारी बर्फ भी भेजी थी ताकि वो पिघले नहीं। ज्वेलरी स्टोर वाले भी उसका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे थे। सिर्फ उसकी ऑर्डर की वजह से ही इतना कारोबार हो गया था। आर्कड्यूक ने आदेश दिया कि ख्लो को हर वो ज्वेलरी दी जाए जिसे उसने छुआ तक हो। उन्होंने लेडी कैमल के आधे कलेक्शन बेच दिए, यहां तक कि उसकी पर्सनल ज्वेलरी भी। ख्लो बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन अंदर से उसे सब नापसंद था। कर्टिस उसे छेड़ रहा था, ये जानने के लिए कि क्या वो उस पर फिदा है, लेकिन आर्कचर्स ने साफ कर दिया, उसे उस आदमी में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। इसके बाद वे कपड़े खरीदने निकले, इस बार ख्लो की पसंद के मुताबिक। वो ठान चुकी थी कि अब वो आर्कड्यूक कर्टिस शॉनबर्ग को दिखाएगी कि असली खर्चा किसे कहते हैं। जूते के लिए उसने ऐसे बूट चुने जो आरामदायक हों, और अंदर की लाइनिंग के लिए पिगास्किन, सुअर की खाल चुनी। उसने बड़ा ढीला टोपी वाला डिज़ाइन छोड़कर एक छोटे वाइजर और साधारण सजावट वाला डिज़ाइन पसंद किया। इस बार जब उसने अपना ऑर्डर दिया तो ख्लो उतनी संकोची और खोई हुई नहीं लग रही थी जितनी ज्वेलर्स के पास थी। वो अक्सर लिया और आइरिस के लिए कपड़े मंगवाती थी, लेकिन खुद ज्यादातर मिलिट्री यूनिफॉर्म ही पहनती थी। ख्लो ने समझाया कि उनके परिवार की मुश्किल हालत की वजह से कई स्कूलों ने आइरिस का एडमिशन लेने से मना कर दिया था, इसलिए कम से कम वो अच्छे कपड़े तो पहन सके ताकि कोई उसे तंग न करे। यहीं पर कर्टिस ने प्रस्ताव रखा कि वो ख्लो को एक प्राइवेट ट्यूटर देगा, लेकिन ख्लो ने पलटकर कहा,
आमतौर पर शादीशुदा औरत के रिश्तेदार उसके नए घर में नहीं रहते। फिर भी 40,000 की सैलरी में मैं उन्हें खिला सकती हूँ, पहनवा सकती हूँ, जूते दिला सकती हूँ और बिना किसी तकलीफ के उनका पालन पोषण कर सकती हूँ। वो अपने परिवार का ख्याल रखने में वाकई बहुत कुछ खर्च करती थी। दंजी। यहाँ कहानी बिना किसी बदलाव के दोहराई जा रही है, जिसमें चरित्रों के नामों का ध्यान रखा गया है। कर्टिस बड़ा स्मार्ट लग रहा था। ख्लो के हाथ में वो सुंदर कपड़ा देखकर आर्कड्यूक ने डिसाइड किया कि वो उसके लिए खरीद लेगा। उसे लगा ये उसके लिए परफेक्ट है। चाहे कुछ भी कहो, पर जो लड़की हमेशा मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनती थी, वो आज शॉपिंग का पूरा मजा ले रही थी। जब वो अपनी बहनों के लिए कपड़े ऑर्डर कर रही थी, तब भी वो ये सोच रही थी कि कौन सा उस पर अच्छा लगेगा और उसे क्या पसंद है। कर्टिस ने सोचा, ख्लो अपनी विरासत छोड़कर अपनी बहनों का ख्याल रखने का अफसोस नहीं कर रही थी। उसे ऐसे देखकर कर्टिस को लगा उससे यहां लाना सही डिसीजन था। ख्लो खुश थी कि वो इतना खर्च कर सकी। उसने कर्टिस को रसीद दिखाई, पर वो बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। जबकि उसे पता था कि उसने बहुत पैसे उड़ा दिए, कर्टिस ने सुझाव दिया कि वो एक घर भी खरीद ले। ख्लो मान गई, पर उसने मना कर दिया पुराना घर तोड़ने से, क्योंकि वो अपने माँ बाप के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसके माँ बाप सालों से किसी और देश में रह रहे थे। चाहे वहां कोई गहने या कपड़े न हो, कर्टिस ने सोचा कि आर्कचेस का घर सड़क के इतने करीब होना खतरनाक है। पर बात सिर्फ माँ बाप की नहीं थी। ख्लो को यह भी अजीब लगता अगर तलाक के बाद उसे अपने एक्स हस्बैंड के घर में रहना पड़ता। लेकिन कर्टिस तो उसके इतने प्यार में डूबा था कि उससे तो उनके तलाक का प्लान ही याद नहीं था। और ख्लो जब खुद को आईने में देखती है तो उसे अजीब लगता है, चाहे कपड़े सुंदर और महंगा हो। शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता था ये सब उसका है ही नहीं, जैसे उसके पास कुछ भी असली नहीं। ख्लो ने अपने आप को आईने में बहुत देर तक देखा। एक पल को लगा जैसे ये फिट नहीं है, पर असल में वो उस पर कमाल लग रहा था। तो कर्टिस ने कहा, तुम काफी देर से आईने में खुद को देख रही हो। ख्लो को यकीन नहीं हुआ। क्या उसने सच में ऐसी बात कही जो उसका मन बदल दे? उसे अजीब लग रहा था ऐसे कपड़े पहनकर, पर वो क्यूट लग रही थी और आरामदायक भी। बस जब तक वो प्राइस टैग के बारे में न सोचे। सच ये था, ये कपड़े बहुत महंगा थे, पर एक आर्कड्यूक के लिए तो ये च्यूइंग गम के बराबर थे। ख्लो कभी इन चीज़ों की आदत नहीं डाल सकी, क्योंकि ये सब उसके जैसे लोगों के लिए नहीं था। उस वक्त उसने सोचा, वो एक असली आर्कटिचेस नहीं है, उसकी शादी सिर्फ एक एक्ट है, और एक दिन वो इस स्टेज से उतर जाएगी और अपने असली रूप में लौट जाएगी, कर्टिस को छोड़कर, जो अकेला रह जाएगा उन लोगों के बीच जो इस शो को चलाए रखना चाहते हैं। उससे ये नहीं चाहिए था कि सिर्फ वो ही बेकार और बेमदद महसूस करे। घर लौटते वक्त ख्लो ने कर्टिस की तरफ देखा और सोचा वो क्या सोच रहा है। पर चाहे वो उसके बारे में सोच रहा हो, उसके चेहरे पर कुछ नहीं था। वो हमेशा की तरह शांत था। कर्टिस ने ख्लो से कहा कि वो कुछ वक्त के लिए लेफ्टिनेंट डुबुआ से दूरी बना ले। उसे नहीं पसंद था कि उसकी पत्नी बिना वजह किसी और आदमी के साथ रहे। इसका मतलब आर्कड्यूक ने उनकी बातें सुन ली थी उस दिन। ख्लो ने सब क्लियर करने के लिए समझाया कि वो और लेफ्टिनेंट सिर्फ दोस्त हैं। तब कर्टिस बोला, एक आदमी और औरत के बीच दोस्ती जैसे कुछ होता ही नहीं। उधर अगाथा अपने लवर को लेकर उदास थी। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था, क्योंकि वो उसे बेइंतहा चाहती थी। सब लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी माँ तक सो नहीं पा रही थी क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी, पर अगाथा नहीं मानी। कोई भी बात उसे शांत नहीं कर पाई। नींद के लिए दवा मिल सकती है, पर एक आर्कड्यूक से शादी का दर्द, उसका इलाज तो डॉक्टर के पास भी नहीं। कोई डॉक्टर भी उस उलझन को ठीक नहीं कर सकता था। अगाथा जानती थी कि ख्लो को आर्कड्यूक से जरा भी प्यार नहीं था। ये सिर्फ प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि नफरत जैसी थी। 3 साल पहले जो बेइज्जती हुई थी, जो उसके भाई ने दोबारा याद दिला दी, उससे साफ पता चलता था कि वो उसे कभी प्यार नहीं करता था। बेचारी लड़की इतनी परेशान हो गई कि गाड़ी से कूदकर बिना पीछे देखे भाग गई। शायद उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए था, पर उन्होंने डिसाइड किया कि उसे जाने दें। वो भूखी लगी तो वैसे भी लौट आएगी। उस वक्त भागते हुए उसे सबसे ज्यादा नफरत थी अपने भाई से, जिसने 3 साल पुरानी बात छेड़ दी। अपनी माँ से भी, जो कभी उसके जज्बात नहीं समझी और हमेशा उससे शादी के लिए मजबूर करती रही। उस औरत से भी जो आर्कड्यूक से शादी कर बैठी, जबकि उसे वो पसंद भी नहीं था। और उस आर्कड्यूक से तो सबसे ज्यादा नफरत थी, जिसे वो कभी कमाल का आदमी समझती थी। अब उसका दिल बस ये नहीं चाहता था कि वो किसी आम आदमी से शादी करे। वो रोते हुए भाग रही थी, अपने दिमाग में हर एक शिकायत गिन रही थी। फिर उसे लगा कि वो खो गई है। उसे पता ही नहीं था वो कहाँ है। वो बस बिना सोचे इधर उधर भटकने लगी और एक अंधेरी, अजीब जगह पहुंच गई। जगह थोड़ी खतरनाक लग रही थी, पर दिलचस्प भी, इसलिए वो उन छोटी छोटी अंधेरी गलियों को एक्सप्लोर करना चाहती थी। एक गली में उसने 2 आदमियों को कुछ व्हाइट पाउडर का डील करते हुए सुना।
वो घबरा गई और घर लौटना चाहती थी, पर रास्ते में एक औरत ने उसका ध्यान खींच लिया। अंधेरे में आंखें सेंकते हुए उसने देखा, वो औरत किसी नोबल जैसे कपड़े पहनी हुई थी। वो इज़ाबेल ग्लिंटन थी, पर वो ऐसी गंदगी भरी जगह में क्या कर रही थी, ये समझ नहीं आया। अगाथा को लगा शायद वो कोई जासूस स्पाई है। फिर उसने सोचा, अपने उलझे हुए जज्बात इन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। कर्टिस को याद करके वो तेजी से घर की तरफ बढ़ गई। तभी महल कासल में ख्लो शैनबर्ग अपनी शांत और बेफिक्र जिंदगी जी रही थी। उसे नहीं पता था ये सब कब तक चलेगा, इसलिए वो हर पल का मजा ले रही थी। पर हनीमून के बाद सब कुछ शांत नहीं रहा, सब कुछ बदलने वाला था। हर जगह लोग फुसफुसा रहे थे कि उनकी शादी सिर्फ दिखावा है। वापस ड्यूटी पर आने के बाद उनकी एडमिरल विक्टर के साथ एक मीटिंग शेड्यूल थी। वो इसलिए मिले क्योंकि विक्टर के पास उनके लिए राजा का संदेश था। जनरल शैनबर्ग की शादी ने गार्ड्स के बीच हलचल मचा दी थी। नाइट्स 3 ग्रुप्स में बंट गए थे। कुछ लोग ख्लो के लिए बुरा महसूस कर रहे थे, कुछ लोग सोच रहे थे वो सच में प्यार में है, भले थोड़ी सिंपल हो, और कुछ लोग कह रहे थे ख्लो सिर्फ ऊपर तक पहुंचने के लिए आर्कचेस बनने का नाटक कर रही है। ऐसी भी बातें थीं कि उसकी घर की हालत खराब थी और उसे कोई शर्म नहीं थी, पावर ही सब कुछ थी उसके लिए। ज्यादातर लोग यही मानते थे कि ख्लो बस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, और यही सबसे कॉमन सोच थी। अचानक सब चुप हो गए। स्क्वाड लीडर डुबुआ अंदर आया। उसने बहुत कुछ सुना था और पूछना चाहता था वो लोग क्या बात कर रहे थे। नाइट्स ने कहा वो बस मजाक कर रहे थे, थोड़ा माफी चाहिए। पर गार्ड लीडर शॉक था कि रॉयल गार्ड्स आर्कचेस, जो कि रॉयल फैमिली का हिस्सा थीं, उस पर मजाक उड़ा रहे थे। उसने धमकी दी कि वो कमांडर को बता देगा कि उनके स्क्वाड के लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं। सबने तुरंत माफी मांगी, पर उन्हें वार्निंग मिली, अगली बार अगर ऐसा हुआ तो उनकी गार्ड की जिंदगी इतनी आसान नहीं रहेगी। सब लोग ख्लो और कर्टिस के रिश्ते के बारे में गॉसिप कर रहे थे। हर तरफ से इंसल्ट और चीप बातें उसके ऊपर बरस रही थीं। डुबुआ अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ख्लो ने ऐसा क्या किया था। सब लोग ये बात कर रहे थे कि ख्लो ने शादी ही क्यों की, और वो किलर ड्रेस पहनने के बजाय यूनिफॉर्म में क्यों थी, और क्या अपनी पर्सनल लाइफ सबके सामने रखना सही भी था। सबको अजीब लग रहा था कि उसने ऐसे आदमी को क्यों चुना जो उसे जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देता। वैसे भी कितनी औरतें ऐसे लूजर मर्दों से शादी कर बैठती हैं, है ना। डुबुआ को ख्लो के लिए बुरा लग रहा था। उसे लगा ख्लो जानती है कर्टिस कितना रूथलेसली बिहेव करता है। आखिर वो उसका एड रह चुकी थी। लेकिन फिर भी ख्लो ने उसे क्यों चुना, ये बात डुबुआ के समझ के बाहर थी। सोचने वाली बात थी कि वो लड़की चुपके से कर्टिस के साथ इन्वॉल्व थी। असल में डुबुआ ख्लो से पूछना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो डर गया। भले ही दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। वो चाहता था ख्लो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बताए, लेकिन लग रहा था ख्लो उसे दूर धकेल रही है। पता नहीं वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था या सच में ऐसा था। ख्लो इतनी दूर हो गई थी कि डुबुआ भी ऑकवर्ड और अलग सा बिहेव करने लगा। अब उसे अफसोस हो रहा था, स्पेशली तब जब अगाथा ने ख्लो को इग्नोर कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाया। और जब कर्टिस एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरह आ गया तो डुबुआ को लगा जैसे उसे रिप्लेस कर दिया गया हो, अब उसकी जरूरत ही नहीं रही। तभी सारा वहां आई, क्योंकि उसके पास एक पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसके लिए वो मदद चाहती थी, तो सबने उसे टेबल पर बिठा दिया। बात उसकी माँ के बारे में थी। वो चाहती थी कि हर ग्रेस ऑफ ख्लो एक मीटिंग में आए। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आर्कचेस हर इन्विटेशन मना कर देती थी। इसी दौरान एडमिरल विक्टर राजा का पैगाम लेकर आया। उन्हें एक हाउस वार्मिंग पार्टी रखनी थी, एक बहुत ही फैंसी पार्टी जिसमें सभी हाई रैंकिंग नोबल्स और पूरी रॉयल फैमिली को बुलाना था। और अब ख्लो शैनबर्ग भी रॉयल फैमिली का हिस्सा थी, तो पार्टी का पूरा अरेंजमेंट उससे ही करना था। आज उनके डची के ग्लिंट के साथ डिप्लोमैटिक टाइज के 28 साल पूरे हो रहे थे। लेकिन जब से ग्लिंटन और शॉनबर्ग का एंगेजमेंट टूट गया था, तब से सबको डर था कि बैंक्वेट में कोई दिक्कत ना हो। ख्लो ने सजेस्ट किया कि उससे ज्यादा तजुर्बे वाले रॉयल्स को बुला लें, पर एक रॉयल को भयंकर कोल्ड था और दूसरी मार्टिनेस ऑफ फ्लैंडर्स, वो राजा के एक स्पेशल असाइनमेंट में बिजी थी। कुछ कहने का फायदा नहीं था, इसलिए विक्टर ने सीधा कहा, बहाने बंद करो और काम शुरू करो। उन्होंने वादा किया कि सब सही से करेंगे, लेकिन विक्टर कुछ और कहना चाहता था। उसने उन्हें याद दिलाया कि उनकी पहचान उसी ने कराई थी और ऑफिसर बर्ग को नेवी में भी उसने ही भेजा था, तो अब उन्हें अपना बिहेवियर संभालना होगा। एडमिरल ने कहा, तुम दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर रहते हो। अगर रोल प्ले कर रहे हो तो पूरी तरह निभाओ, ऐसे नहीं जैसे एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर राजा थोड़ा भोला भी है तो भी वो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ है। तो सब कुछ तुरंत ठीक करना जरूरी था। आज का दिन तो धूप भरा था, लेकिन ख्लो और कर्टिस के लिए शुरुआत अलग ही थी। सबसे पहले कर्टिस ने कहा कि उन्हें सबके सामने हाथ पकड़ लेना चाहिए ताकि गार्ड्स को शक न हो। लेकिन आर्कचेस बिल्कुल नहीं चाहती थी,
पर मजबूरी में उसे मान जाना पड़ा। जब उन्होंने हाथ पकड़ा तो आसपास के लोग फुसफुसाने लगे, कितना प्यारा जोड़ा है, देखो इनका प्यार, और सबको लगने लगा उनका प्यार असली है। अब वो हमेशा हाथ पकड़कर रहते, चाहे मन करे या नहीं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि डिस्टेंस दिखाना सबके लिए फेक लव जैसा लगता है। उसके ऊपर से कर्टिस के चेहरे पर ऐसी एक्सप्रेशन थी कि अगर वो ठीक नहीं करता तो लोग कहने लगते कि दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। और एडमिरल ने यह भी बताया कि खलो के जॉब से निकाले जाने की बात हो रही है। राजा चाहता था कि खलो को उसके एडजुटेंट पोजीशन से हटा दिया जाए, पर यह मुमकिन नहीं था। राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर आखिर में खलो उस बात को भूल नहीं पा रही थी। वो गुलामी वाला कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसे ढेर सारा पैसा तो मिला था, लेकिन बदले में कभी आज़ादी नहीं मिल सकती थी। खलो के आने से पहले कर्टिस के लिए कोई एडजुटेंट ढूंढना इतना मुश्किल हो गया था कि एडमिरल को खुद राजा की सील लगवानी पड़ी, और वो रॉयल सील ऐसी चीज थी जिसे राजा खुद भी चुनौती नहीं दे सकता था। खलो को हटाने के लिए कर्टिस की इजाजत जरूरी थी, और कर्टिस खुश था कि वो राजा को मुश्किल में डाल रहा है। खलो को लगा कर्टिस के लिए सबसे सही तरीका यही होगा कि वो उसे निकाल दे और राजा की बात मानने का दिखावा करे। भले ही कर्टिस उसे बचाना चाहता था, खलो को लगा कि उसे राजा के सामने कुर्बान कर देना ही सही होगा, ताकि वो अपनी अगली चाल शांति से चल सके। जब से खलो अबांस ने शैनबर्ग नाम अपनाया है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। इस झमेले में पड़ने से पहले उसने हर नतीजा सोच लिया था, 1 से 100 तक, यहां तक कि निकाले जाने तक की संभावना भी। राज्य में घूमते हुए कर्टिस को लग रहा था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, लेकिन वो तो बस माली थे, कोई खतरा नहीं। सच तो ये है कि आर्कड्यूक बचपन से ही हथियारों से बचता आया है, इसलिए उसे आसपास की हलचल का बहुत एहसास रहता है। उसे ये भी पता था कि खलो उसके जितनी सावधान नहीं है। फिर एक झगड़े के दौरान खलो ने उसे ब्रिगेडियर जनरल कह दिया, जो वो कभी नहीं कहती थी। ये उनके शादी के कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे पॉइंट की याद दिलाता था, जिसमें लिखा था कि कर्टिस को हमेशा उसकी बात माननी होगी। कर्टिस को लगा वो उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही है, और उसे ये बात बहुत बुरी लगी। खलो को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगनी चाहिए। कर्टिस, जो जानता था कि लेफ्टिनेंट खलो हमेशा सीधी सादी नहीं रहती, फिर भी समझ गया कि वो जानबूझकर नहीं बोली थी। महल के बीच में होते हुए भी उसे अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन उसकी फितरत ही कुछ ऐसी थी, जो मन में आए वही बोल देती थी। अगर उसकी ये फितरत छीन ली जाती तो जैसे उसकी जान ही चली जाती। वो हमेशा अपने दिल की सुनती थी, बिना किसी पछतावे के। राज्य के केंद्र में सबकी नजरें प्यारी आर्कचिस पर थीं। उसकी आत्मा एक बार फिर जग चुकी थी। कर्टिस शैनबर्ग के लिए खलो एक सीनियर अफसर जैसी थी, और वो उसे उसी सम्मान से देखता था, जबकि खलो के लिए ये बस शादी की शर्तों का हिस्सा था, जिस पर उसे पूरा यकीन था। उसने कर्टिस को आदेश दिया कि वो 2 कदम आगे बढ़ें, और वो मान गया। अब खलो को ऊपर देखकर उससे बात करनी पड़ रही थी, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने कहा कि वो पास की बेंच पर बैठ जाए, ताकि वो ठीक से बात कर सके। खलो ने उससे पूछा कि उसने कितने साल सेवा की है। कर्टिस ने जवाब दिया, 12 साल, या कहें ये उसका 12वां साल चल रहा था। फिर खलो ने पूछा कि नए भर्ती सैनिकों को यूनिट में जाने से पहले कितना ट्रेनिंग टाइम दिया जाता है। जवाब मिला, 2 महीने। तब खलो ने पूछा कि उनकी शादी को कितना वक्त हुआ है। सिर्फ 10 दिन। खलो ने कहा, तो फिर इसे ट्रेनिंग पीरियड मान लो। नए लोग गलतियां करते हैं, और इसी के लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कर्टिस इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। आखिर उसने ही उसे शादी के लिए कहा था, फिर अब इतनी सख्ती क्यों? उसने कर्टिस को कहा कि वो अपनी बीवी के साथ वैसा बर्ताव कर रहा है जैसा किसी नए सिपाही से भी नहीं करता। कर्टिस का मूड गिरते देख खलो ने सोचा कि वो उसे अंगूठी वापस दे दे, लेकिन कर्टिस ने माफी मांगते हुए कहा, ऐसा मत करो। फिर अचानक बिना कुछ कहे कर्टिस ने उसे अपने करीब खींच लिया, बिना कुछ समझाए, बिना ये पूछे कि वो ठीक है या नहीं। यहां तक कि जब क्लोई ने पीछे किसी आदमी को छिपते हुए देखा, तब भी उसे समझ नहीं आया कि कर्टिस क्या करने वाला है। उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वो लोग इतनी धीमी आवाज में हो रही उनकी बात सुन भी पा रहे हैं। अब आर्चड्यूक आसानी से माफी मांग सकता था, क्लोई को अपनी बाहों में लिए हुए। उसे पता था कि क्लोई गुस्से में है, लेकिन वो कह रहा था, अपनी 3 ख्वाहिशों में से एक यूं ही मत बर्बाद करो। क्लोई बस अपनी बहन लिया की बात दोहरा रही थी, जो हमेशा कहती थी, अगर किसी चीज को ज्यादा जमा कर रखो तो वो बेकार हो जाती है। इस बात पर दोनों हंस पड़े, और क्लोई की ऐसी शख्सियत देखकर कर्टिस उसे कभी छोड़ नहीं सकता था। वो कैसे किसी आर्च डचेस को राजा के सामने अकेला छोड़ देता, जब उसे पता था कि वो बोलते ही हमला झेलेगी। चाहे वो एडमिरल विक्टर हो या कोई और, कर्टिस को अब अपने सारे दांव खेलने होंगे। क्लोई को उसकी बातें ऐसे लगीं जैसे वो उसकी हिफाजत करने वाला है, लेकिन असल में कर्टिस ने कसम खाई थी कि वो क्लोई को अपने भाई के लिए चारा बनाकर नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे ग्लिंट्रो ही क्यों न जाना पड़े।
क्लोई को यकीन नहीं हुआ कि वो बातें उसके लिए कही गई थीं। उसे लगा जैसे ये किसी और के लिए कही जा रही हों। बाकी लोग भी सुन रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं तो उन्होंने एक दूसरे को और कसकर गले लगा लिया। अब भी निगरानी में रहते हुए क्लोई ने मजाक में कहा कि ब्रिगेडियर जनरल को एक घुटने पर झुकना चाहिए ताकि उनका रिश्ता असली लगे। कर्टिस जानता था कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। क्लोई के साथ रहते हुए वो कभी नॉर्मल बर्ताव करता ही नहीं था। जिस तरह उसने उसके जाल में आकर प्रतिक्रिया दी, उन शब्दों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया और भावनाओं से भर दिया। लेकिन ये सब मायने नहीं रखता था। कर्टिस ने वो सब बिना सोचे समझे किया, जैसे उसने पूरी तरह अपने जनरल की ट्रेनिंग आत्मसात कर ली हो। अब उन्हें हाथ पकड़ लेना चाहिए। आखिर सबको पता है कि वो शादीशुदा हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। आर्चड्यूक शॉनबर्ग ने चौथी बार राजा के आदेश को अनदेखा किया कि लेफ्टिनेंट क्लोई को बर्खास्त किया जाए, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो 5वीं या 6ठी बार भी ऐसा करे। इवाना परिवार के राजकुमार के तौर पर उसके पास एक कानूनी अधिकार था कि वो राजा का विरोध कर सके। राजा अपनी पत्नी पर बैंक्वेट संभालने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता था। उसे डर था कि वो सब गड़बड़ कर देगी और दोनों की बेइज्जती होगी। ये कोई मामूली डिनर नहीं था, ये एक राजनयिक समारोह था, और आर्च डचेस को रॉयल गार्ड की लेफ्टिनेंट की तरह ही रहना था। इवाना के शाही सैन्य नियमों के अनुसार वो कर्टिस के आदेशों का पालन करता था। उसने ये नहीं नकारा कि वो राजकुमार के रूप में अपना कर्तव्य निभाएगा, लेकिन केवल सैन्य अनुशासन की सीमाओं के भीतर। अभी राजा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से मामला और भड़क जाएगा। और क्लोई की वो बात भी सच साबित हुई कि उसे राजा के आगे हड्डी की तरह फेंक दिया जाए। लेकिन तब कर्टिस राजा का गुस्से से लाल चेहरा कैसे देख पाता? उसे लगा कि क्लोई के साथ कल जो गले लगना हुआ वो बस किसी पल भर के सुख की प्रतिक्रिया थी। शायद कर्टिस उसे इसके लिए बोनस भी दे दे और साथ में शॉपिंग पर ले जाए या कुछ ऐसा ही। राजा के साथ बातचीत खत्म होने के बाद कर्टिस निकलने के लिए मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई, वापस मत आना। अब जबकि हालात ऐसे थे, उसके पास बस एक ही काम बचा था, राजा को पूरी तरह पागल कर देना। लेकिन कर्टिस का अच्छा मूड ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि कुछ बेवकूफों से टकरा गया और सब गड़बड़ हो गई। वो सब बातें कर रहे थे कि मिस्टर क्लीन वॉरियर कर्टिस ने किसी और का हाथ छुआ, और वो भी क्लोई अब्बिन्स का एक बड़ा उल्लंघन। तभी वहां लेफ्टिनेंट ओजा डुबॉस और कॉर्पोरल सारा डीथॉर्न आए उनका स्वागत करने। और यहां असली गुनाह था लेफ्टिनेंट एबिन्स की खूबसूरती, जो खुद में एक अपराध जैसी लग रही थी। किसी और की पत्नी के बारे में ऐसी बातें करना बिल्कुल हद से बाहर था, और वो लोग शादी की बधाइयां कुछ ज्यादा ही अपनापन लिए हुई थीं। उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्लोई ने हंसकर कहा, आराम करो, मैं जानती हूं तुम सब सिर्फ दोस्त हो। तभी कैप्टन टूरियर ने लेफ्टिनेंट एडवांस को निजी बात के लिए बुलाया। उसने बताया कि उसकी माँ काउंटेस डियर आर्च डचेस से मिलने के लिए बेताब हैं। उसकी माँ ने अपनी 2 बेटियों को सेना में भेजा है, जो अपने आप में बड़ी बात है। आर्चड्यूक भी वहां कुछ पल के लिए जाना चाहता था, और क्योंकि कर्टिस को उसकी सुरक्षा करनी थी, टूरियर ने पूछा कि क्या वो उसके साथ उसकी बाँह पकड़कर चल सकती है। कर्टिस अभी अभी कल ही ड्यूटी पर लौटा था, उसके पास ज्यादा समय नहीं था, तो सबने जल्दी जल्दी काम निपटाया। शादी के बाद क्लोई का पहला दिन सरप्राइजिंगली शांत बीत रहा था, और वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगी थी। अपने ऑफिस में बैठी वो खुश थी कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा है। बस उसे नहीं पता था कि जैक कब ठंडा पड़ेगा। लेकिन उसका सुकून ज्यादा देर तक नहीं टेक पाया, क्योंकि अचानक एक अनचाही मेहमान आ गई। बातचीत की शुरुआत उस मेहमान ने करते ही की, जब उसने टोक दिया कि आर्च डचेस का ऑफिस कितना बिखरा हुआ लग रहा है। वो थी मैडम ब्रिंग, वो असिस्टेंट जिसे खुद राजा ने चुना था, ये सोचकर कि वो क्लोई की मदद करेगी, असल में उस पर नजर रखेगी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि किसी शाही सदस्य का कार्यस्थल इतना अस्त व्यस्त हो। उसने बताया कि वो राजा के आदेश पर आई है, उस बड़े स्वागत समारोह की तैयारियों को लेकर जिसकी तैयारियां पहले से चल रही थीं। ब्रिंग ने दावा किया कि चूंकि क्लोई ने अपना टाइटल नहीं खोया है, इसलिए अब शाही परिवार के लिए उसकी मदद करना और भी मुश्किल हो गया है। फिर ब्रिंग ने आर्चड्यूक के ऑफिस में सबको आदेश देने शुरू कर दिए, और तुरंत उसे इस पर टोक दिया गया। वो औरत अपने बर्ताव को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी, और उसे समझ नहीं आया कि उसने नवविवाहित जोड़े को बैठने का सुझाव देकर इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। क्लोई ने सुझाव दिया कि वो उसे लेडीज वेटिंग रूम में ले चले, लेकिन ब्रिंग को वो कमरा छोटा और बुजुर्ग औरतों के लायक नहीं लगा। आर्च डचेस समझ गई कि उसे अब शाही सांप के मुंह में सिर डालना पड़ेगा, यानी मुस्कुराना पड़ेगा और खेल में साथ देना होगा। आखिरकार ब्रिंग ने तो यहां तक कह दिया कि बिस्तर पर बैठने का सुझाव देना बेहुदा था। क्लोई ने खड़े होकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिंग ने ऐसे बर्ताव किया मानो उसे किसी नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। क्लोई को लगा कि वो किसी मजबूत और सख्त इंसान से निपट रही है,
लेकिन असल में ब्रिंग तो बस एक चुगलीखोर बूढ़ी औरत निकली। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आर्च ड्यूक और क्लोई राजा की उदारता को ठुकरा क्यों रहे हैं। ब्रिंग इतनी बातें कर रही थी हर चीज पर कि क्लोई ने उसे अनदेखा करके अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिंग बोलती ही चली गई, और ऊपर से क्लोई एटिकेट के कुछ नियम भी तोड़ रही थी, कम से कम ब्रिंग की नज़र में। ब्रिंग ने सोचा कि वो लड़की के साथ आधा अच्छा बर्ताव सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि राजा ने कहा है। क्लोई ऐसे परिवार से थी जिसे उपाधि दी गई थी, ना कि विरासत में मिली थी, इसलिए उसे ऐसे आयोजनों की न योजना बनाने का अनुभव था, न उनमें शामिल होने का। इसलिए उसे ब्रिंग से पूछना पड़ा कि ऐसे समारोह आमतौर पर कैसे आयोजित किए जाते हैं। ब्रिंग ने इस सवाल को मजाक समझा, लेकिन सगाई के बाद का शादी का भोज भी क्लोई के लिए पहला अनुभव था। ब्रिंग ने क्लोई की इस स्वीकृति को शर्मनाक बताया क्योंकि क्लोई दरबार में तीसरे स्थान पर थी, लेकिन क्लोई को इसमें कुछ गलत नहीं लगा। ब्रिंग ने समझाया कि ऊंचे पद के साथ ऊंची अपेक्षाएं आती हैं। आखिर एक शासक को सब कुछ पता होना चाहिए और कुछ न जानना अपमान है। इसीलिए वो अब क्लोई से इतने सवाल कर रही है क्योंकि राजा ने उसे भेजा है ताकि वो क्लोई को उसकी उम्मीदों के लायक बना सके। अब से मैडम ब्रिंग का लक्ष्य था क्लोई को एक असली शासक बनाना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। क्लोई ने एक बात सीखी कि बड़े लोग हर काम खुद नहीं करते। आखिर वो महत्वपूर्ण और अपूरणीय होते हैं, और उन्हें सिर्फ वही काम करने होते हैं जो सच में अहम और अपूरणीय हों। मतलब ये कि बाकी सारा बोझ तुम नीचे वालों पर डाल दो। राजमहल में अब क्लोई को छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं थी। अब वो उन ग्रंट कामगारों में नहीं गिनी जाती थी। रॉयल बैंक्वेट का आयोजन एक बड़ा और अहम काम था, और जाहिर है इस पूरे इवेंट की जिम्मेदारी क्लोई लेवबर्ग को ही दी गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ खुद करना अब उसके दर्जे के लायक नहीं था। मतलब साफ था, अब ऐसी ट्रेनिंग और जिम्मेदारी संभालना मैडम ब्रिंग का काम था। ट्रेनिंग शुरू हुई और सबसे पहले काम था ये समझना कि पार्टी का असली मकसद क्या है और कौन कौन वहां जरूर होना चाहिए। असल में ये दावत ग्लिंट्रैंड देश के साथ कूटनीतिक रिश्ते की 28वीं सालगिरह मनाने के लिए रखी गई थी। तो न्योते भेजने थे ग्लिंट्रैंड की डेलीगेशन को और उनसे जुड़े हर व्यक्ति को। हमारे लोकल बड़े घरानों में थे काउंटेस एनेल और उनके पति बैरन लेब्लॉन्क, विक काउंट फ्लर और उनकी पत्नी, रिहाना परिवार और बैरन वॉर्स। इन सबको हाथ से लिखे हुए बेहद खास निमंत्रण भेजने थे जिनमें 28 साल की दोस्ती की तारीफ होती, और वो भी पूरा हैंडरिटन, यानी हाथ से लिखा हुआ। समस्या ये थी कि क्लोई को तो बस रॉयल फॉन्ट में लिखना आता था, वही आधिकारिक लिखावट। तो अगर कोई दूसरा अफसर उसी फॉन्ट में उसके लिए लिख भी दे तो किसी को शक नहीं होगा। साथ ही अब उसे सारे नोबल्स के चेहरे याद करने थे। शादी से पहले तो उसने उनके नाम याद कर लिए थे, लेकिन अब उसे सीखना था कैसे विदेशी कुलीनों का सही तरीके से अभिवादन करना है। मैडम ब्रिंग ने सिखाया, पीठ सीधी रखो, कमर मत झुकाओ, बस दायां घुटना थोड़ा मोड़ो और बायां पैर पीछे रखो। क्लोई तो हैरान रह गई। मैडम ब्रिंग झुकने की कला में कमाल की एक्सपर्ट थीं। फिर क्लोई को एक मोटी किताब दी गई पिछले 20 सालों के हर बैंक्वेट के रिकॉर्ड्स की। उसने लेफ्टिनेंट नॉयल को शुक्रिया कहा और उसे पूरा यकीन था कि ये सब उसने खुद हाथ से लिखा है। क्लोई इतनी प्रभावित हुई कि उसे वो लगभग देवदूत जैसा लगा। इसी बीच आर्कड्यूक ने बताया कि वो खुद भी रॉयल आर्काइव्स में जाने वाले हैं क्योंकि राज्य के मामलों का रिकॉर्ड बहुत जरूरी होता है। क्लोई को समझ नहीं आया कि वो ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसे तो यकीन था कि सब कुछ पहले ही नॉयल ने कॉपी कर लिया होगा। लेकिन आर्कड्यूक ने कहा, अब तारीफ बंद करो और कम से कम एक पत्र याद करने की कोशिश करो। क्लोई झल्ला गई, बोली, आप तो बस परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। जरा नॉयल से सीखिए जो किसी को ओवरटाइम नहीं करवाता। और फिर वो वहां से चली गई कुछ सीखने की कोशिश में। उधर जब आर्कचेस झुकने की प्रैक्टिस कर रही थी तब मैडम ब्रिंग ने एक सवाल पूछा जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। क्या तुम्हारा पहले वाला रवैया सच में विनम्रता और ईमानदारी था? क्लोई ने साफ कहा, नहीं। फिर मैडम ने समझाया कि वो सच में उसकी मदद करना चाहती हैं, वरना अगर चाहती तो गलत सलाह देकर उसे राजा के सामने मूर्ख बना सकती थीं। मैडम ब्रिंग अपने काम को जिम्मेदारी से निभाती हैं, उन्हें शिष्टाचार और मर्यादा का पूरा ज्ञान है। वो सच में उसकी मदद कर रही हैं, दिखावा नहीं कर रही। ये सुनकर क्लोई ने उनसे माफी मांगी क्योंकि उसने महसूस किया कि ब्रिंग तो बस अपना काम ईमानदारी से कर रही थीं। क्लोई ने कहा, मैं महाराज का सम्मान करती हूं क्योंकि मैं भी आइवनेस की प्रजा हूं। लेकिन ब्रिंग को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है। असल में क्लोई कहना चाहती थी, आपको यहां भेजा गया है ताकि आप मुझे उस रूप में ढाल सकें जो एक सच्ची शासक के योग्य हो। अब बारी थी रॉयल डांस लेसन्स की और मानना पड़ेगा, शुरुआती होने के बावजूद क्लोई ने काफी अच्छा कर लिया था। वो अपने काम की ड्यूटी पर थी और वक्त बहुत कम था, लेकिन मैडम ब्रिंग उसे किसी शर्मनाक हालत में नहीं पड़ने देना चाहती थी। दोनों के बीच बहस होते होते रह गई और चूंकि बात गलती की थी उसने सारा दोष आर्कड्यूक पर डाल दिया और कहा, जाओ
उससे बात करो, मुझसे नहीं। लेकिन हिज ग्रेस कर्टिस उस वक्त किसी भी तरह के स्कैंडल से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैडम ब्रिंग ने बताया कि कल दोपहर उसने खुद रॉयल आर्काइव्स से रिसेप्शन सेरेमनी का पूरा प्रोटोकॉल निकाला था। इससे साफ हो गया कि वो रिकॉर्ड्स लेफ्टिनेंट नोएल ने तैयार नहीं किए थे, और नोएल का वहां आना इस बात का सबूत था कि वो ड्यूक के आदेश पर आया था। जनरल को उम्मीद नहीं थी कि ख्लोई उसे डिसग्रेस तक कह देगी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी का हिस्सा मान लिया। आर्कचस को पता था कि उसने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो हमेशा सबसे ज़रूरी वक्त पर ही क्यों आ जाता है। डिप्लोमैटिक बैंक्वेट शुरू होने से पहले एलेनर्स मीटिंग बाकी थी और वक्त ख़त्म हो रहा था। ख्लोई की कोई राय नहीं पूछी गई, सबने खुद ही फैसले ले लिए और उसके ऑफिस के वक्त में ही आर्कचस की ट्रेनिंग शुरू कर दी। मैडम ब्रिंग की ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने का दिन उम्मीद से कहीं जल्दी आ गया। आज था एलेनोराज गैदरिंग और ख्लोई की ऑफिशियल डेब्यू का दिन। उनके हिज हाइनेस खुद पहुंचे और उन्हें टेबल के सबसे ऊपर की सीट दी गई। मेहमानों में एक थी लेफ्टिनेंट थियोडोरा टोनियर, सारा टोनियर की बड़ी बहन जिसने कर्टिस के अधीन काम किया था। उसकी सीट पहले से तय थी और जैसे ही वो बैठी मीटिंग शुरू हो गई। क्योंकि मार्क्विस फ्लैंडर्स नहीं आया, इसलिए वो सबसे सम्मानित सीट पर बैठी। और दूर खड़ी थी आर्कचस की पुरानी नेवी साथी और उसकी सबसे करीबी दोस्त लॉरा लागोटियोक्लू। सालों बाद उनकी मुलाकात हो रही थी। लॉरा ने पूछा, तुम्हें याद है मैं कौन हूं? और बहुत खुश हुई जब ख्लोई ने उसे पहचाना। लॉरा ने नेवी छोड़ दी थी, शादी कर ली और विकाउंट गोटियर परिवार का हिस्सा बन गई। अब वो पूरी तरह अपने परिवार को समर्पित थी। उसके पति को लगा कि घर पर रहना उसके लिए ठीक नहीं, इसलिए उसने सलाह दी कि वो इस गैदरिंग में चले जाएं। दोनों इतनी करीबी दोस्त थीं कि उन्होंने नेवी में एक साथ भर्ती ली थी पैसों के लिए। उन्होंने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। ख्लोई का शुक्रिया मानने के बाद लॉरा ने बस उसका पहला नाम लिया, जो कि मिलिट्री में बिल्कुल गलत माना जाता है। लेफ्टिनेंट ख्लोई को उसका ये कैजुअल रवैया अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आर्मी में रैंक से बुलाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैडम ब्रिंग ने समझाया कि एलेनोराज गैदरिंग अलग होती है। वहां वो कोई सीनियर लेफ्टिनेंट नहीं बल्कि आर्च डचेस बर्ग है, और अगर कोई उसे अनादर दिखाए तो वो सिर्फ उसके परिवार नहीं बल्कि रॉयल फैमिली का अपमान होगा। ख्लोई ने समझ लिया कि वो वहां सिर्फ आर्कचेस की नहीं बल्कि आइवेंस की शान और गौरव की रक्षा के लिए थी। इसलिए उसने तय किया कि वो किसी निजी संबंध पर भरोसा नहीं करेगी जब इतनी अहम बात दांव पर हो। ख्लोई की बातों में सच्चाई थी और वो चाहती थी कि सब उसकी बात समझें, कोई फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। उसकी पुरानी दोस्त लॉरा भी उसकी बात का गहरा मतलब समझ गई और बहस नहीं की। वो चाहती थी कि ख्लोई समझे कि वो बस उसकी मदद करना चाहती है, चाहे वो दोस्ती की वजह से ही क्यों ना हो। किसी ने सुझाव दिया कि लेडी फेल्पिन कुकिंग की जिम्मेदारी संभाल ले, क्योंकि उसे अनुभव है। साथ ही उन्हें स्टाफ असाइनमेंट भी तय करने थे, जो ख्लोई के लिए बहुत ज़्यादा था। ख्लोई ने सोचा, अगर थियोडोरा ना होती तो अब तक सब कुछ बिखर गया होता। शायद थियोडोरा को आर्क डचेस होना चाहिए था। ख्लोई को बस फैसले लेने थे और उसे लगा कि सब उसके कारण बहुत मेहनत कर रहे हैं। आदर्श रूप से ये काम प्रिंस की पत्नी या फ्लैंडर्स की मार्क्विस को संभालना चाहिए था, लेकिन कौन जानता है कि राजकुमारी आएगी भी या नहीं। रिसेप्शन बहुत जल्दी आने वाला था। मेहमानों की सूची बहुत लंबी लग रही थी और उसे उन सबका स्वागत करना था। सामाजिक कौशल बहुत ज़रूरी थे, और अगर उनकी रॉयल हाइनेस को कठिनाई होती तो असेंबली के लोग उनकी मदद करने का वादा कर चुके थे। लेडी मिस भी मीटिंग में थी और वो लगातार क्लोए पर ताने मार रही थी। मीटिंग चलती रही। लेडी ऑन और क्रेयॉन को फर्नीचर चुनना था और बाकी हम लोग हॉल को सजाने का काम संभालने वाले थे। काम बांट दिए गए और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। क्लोए, उसकी दोस्त लॉरा और थियोडोरा ने टेबलवेयर चुनना शुरू किया, खासकर रंग पर ध्यान देते हुए। वे बात कर रही थीं कि कैसे दिवंगत क्वीन मिल्ड्रिड की शादी पिछले राजा से होने के कारण नए रिश्ते बनाना मुश्किल हो गया था, और जब से रानी का निधन हुआ उन्हें चिंता थी कि सफ़ेद टेबलवेयर को मौत से जोड़ा जाएगा। क्लोए के लिए सफ़ेद रंग रानी की वेडिंग ड्रेस जैसा था, लेकिन राजा शायद सफ़ेद को मंजूरी नहीं देगा, और क्योंकि उनकी लीडरशिप नौसेना से थी, उन्होंने नीले टेबलवेयर पर विचार किया ताकि नौसेना के प्रभाव को दर्शाया जा सके। क्लोए को उच्च समाज बहुत थकाऊ लगता था, जहां हर किसी के अपने एजेंडे होते थे और सबकी बातें पहले से रिहर्स की हुई लगती थीं, जैसे लेडी मिस यहां सिर्फ आर्क डचेस में खामियां निकालने आई हो। अब लॉरा ज़्यादा नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्लोए अब आर्क डचेस बन चुकी थी। और फिर थी थियोडोरा, सबसे रहस्यमयी। वो मदद कर रही थी, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो सामाजिक ड्रामा में नहीं पड़ना चाहती थी, बल्कि कुछ और था। मैडम ब्रिंग ने उसके विचारों को तोड़ा, कहा कि खुद आर्कड्यूक उससे मिलने आए हैं। जाहिर है, आर्कड्यूक के पास उसके लिए कोई ज़रूरी संदेश था और वो खुद उसे ले जाने आए थे। आर्कड्यूक अंदर आए, किसी को अभिवादन नहीं किया और सीधे क्लोए के पास गए,
किसी से कुछ कहे बिना उन्होंने उससे चलने को कहा। क्लोए बहुत खुश थी। वो इतनी थक गई थी कि एक पल भी और रुकना नहीं चाहती थी। उसने थियोडोरा से अलविदा कहा और वादा किया कि बाकी मुद्दों को वो खुद संभाल लेगी। अब नृत्य सीखने का समय था। मैडम ब्रिंग उन्हें सिखा रही थी, लगातार जल्दी करा रही थी और टेम्पो बढ़ा रही थी। जब क्लोए ने पूछा कि उन्हें क्या बात करनी थी, तो उन्होंने उसे खींचकर बाहर ले गए। उन्होंने कहा कि एक नौकरानी भाग गई है, लेकिन वो बस एक बहाना था। नृत्य के दौरान उन्हें अपने सर्विस के समय में पैदा हुई गलतफहमियां दूर करने और उन पलों के बारे में बात करने का काफ़ी वक्त मिला जब वे एक दूसरे से जलते थे। नृत्य करते हुए आर्कड्यूक ने क्लोए को पास खींचा और पूछा कि क्या वो उससे जलती है। क्लोए ने कहा नहीं, लेकिन सब कुछ जानते हुए उसने कहा कि कम से कम ऑफिसर टॉर्नियर से तो जलन मत करना, क्योंकि वो जानता था कि गार्ड में 2 औरतों को पटाने की कोशिश करना हद से ज्यादा था। क्लोए सोच रही थी, क्या होता अगर वो सर्विस में शामिल ही न होती, या अगर सारा या थियोडोरा रिटायर हो जाती। आर्कड्यूक ने पूछा कि वो क्या सोच रही है, और क्लोए ने कहा कि जो नौकरानी भागी थी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। जब वह अकेला था उसने दर्जनों सहायकों को बदल दिया, और ऐसा व्यवहार तो विद्रोह को न्योता देने जैसा है। मैडम ने उन्हें ज्यादा देर बात नहीं करने दी। वो हमेशा उन्हें धकेलती रहती थी, आराम करने का एक पल भी नहीं देती थी। नृत्य इतना तेज था कि क्लोए बार बार अपनी फूली हुई ड्रेस में ठोकर खा रही थी। वो कर्टिस पर चिल्ला रही थी कि उसने उसे ड्रेस पहनाई, और उसने उसे याद दिलाया कि वो खुद भी बस नौकरानियों को ही देख लो, वे भी अपनी चौकसी नहीं छोड़ सकती थीं। मैडम ब्रिंग उनके लिए और काम निकालती जा रही थी, लेकिन क्लोए ने बात करने के लिए थोड़ा समय निकाल लिया, और इस बार वो यह जानने के लिए उत्सुक थी कि उस दिन आर्कड्यूक और टॉर्नियर ने क्या बात की थी। नृत्य चलता रहा, और उनकी बातें भी, जैसे कि मैडम डुबोआ बीमार पड़ गई थीं और उनका बेटा पूरी तरह मूर्ख था, जिसने अपनी औरत को किसी और के हाथों खो दिया और खुद अकेला रह गया। आर्कड्यूक ने पूछा कि क्या किसी ने कभी उसे धोखा दिया है, और कहा कि सोच समझकर ईमानदारी से जवाब दो। कर्टिस ने यह सवाल जलन में पूछा था, क्योंकि हर बार जब वो उस आदमी को देखता और जिस तरह वो क्लोए को देखता, उसे गुस्सा आ जाता था। उसने तो ये तक सोचा कि शायद उन कुछ मिठाई के बक्सों के सौदे में कुछ और भी चल रहा था। भले ही क्लोए निर्दोष थी, कौन जानता था कि वो आदमी क्या सोच रहा था। और क्लोए ने जवाब दिया कि अगर वो ठीक से सोच पाती तो उसने उससे शादी ही नहीं की होती, और उसे खुश होना चाहिए कि वो इतनी बेवकूफ़ थी। कर्टिस क्लोए की हर बात पर ध्यान दे रहा था, जैसे वो किसी उत्कृष्ट कृति को सुन रहा था। जिसने भी क्लोए को चुना था वो सच में जीनियस था। हॉल में तैयारियां पूरी रफ्तार से चल रही थीं। लड़कियां टेबल सजाने का आखिरी काम कर रही थीं। लॉरा, ये जानते हुए कि टॉरियर 8वें सेना रेजिमेंट से थी, सोच रही थी कि वो सेल्टी में क्यों नहीं थी। पता चला कि वो अस्थायी रूप से उस रेजिमेंट में तैनात थी और उसे एक वीआईपी की सुरक्षा का आदेश मिला था। जब वो बर्तन सजा रही थी, लेफ्टिनेंट टॉरियर को नीली प्लेटें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। उसे वे बहुत भद्दी लगीं, और क्योंकि सैनिकों को जल्दी निर्णय लेना चाहिए, लॉरा ने सुझाव दिया कि उन्हें किसी और रंग से बदल दिया जाए। लड़कियां बहुत थक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने थोड़ा आराम करने और कुछ मज़ेदार कहानियां साझा करने का फैसला किया। लेडी मॉन्टेस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, कहा कि उनकी बातें अनुचित हैं और ये हिज हाइनेस बर्ग के नाम का अपमान है। लेकिन कोई भी उनका अपमान नहीं कर रहा था। लेडी मिस हमेशा की तरह बातों को तोड़ मरोड़ रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मॉन्टपेस्ट आर्क डचेस के हितों की इतनी तीव्रता से रक्षा करेगी। यहां तक कि वो खुद भी नहीं समझ पाई कि वो उस औरत की रक्षा क्यों कर रही थी जिसने उसके सामने से आर्कड्यूक को छीन लिया था। लेकिन आर्क डचेस ने एक बार मिस पर दया दिखाई थी, उसकी आंखों के आंसू देखकर, और वो बात आज तक उसके दिल में अटकी हुई थी। मॉन्टपीस कह रही थी कि अगर लॉरा एलेनोर के सर्कल का हिस्सा है तो उसे ताज की प्रतिष्ठा के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना होगा। थियोडोरा ने बीच में हस्तक्षेप किया, सबको चुप रहने को कहा और कहा कि उन लोगों की बातें मत करो जो यहां नहीं हैं। आराम का समय खत्म हो गया था और वे सब वापस काम पर लग गईं, पूरी तरह थकी हुईं और ये चाहती हुईं कि रिसेप्शन अब खत्म हो जाए। आर्क डचेस को अभी भी एक समारोह से गुजरना था, लेकिन उससे पहले उन्हें फ्लैंडर्स की मार्क्विस का इंतजार करना था। लेफ्टिनेंट टॉरियर अपने दफ्तर में बैठी अपनी डायरी में लिख रही थी कि बाहर का दिन साफ था, लेकिन उसके अंदर उदासी थी। वो 2 हफ्तों से डचेस ग्लिंट की सुरक्षा की प्रभारी थी। अचानक कोई दफ्तर में घुसा और खबर दी कि डचेस ग्लिंट फिर से गायब हो गई हैं। वो कोई पेशेवर हत्यारिन नहीं थी, बस एक आम कुलीन महिला थी, और लेफ्टिनेंट समझ नहीं पा रही थी कि उसे वो कौशल कहाँ से मिल गए। अब वो पहरेदारों को ऐसे चकमा देती थी जैसे कोई भूत, लेकिन पहले तो वो बाग में भी रास्ता भटक जाती थी, इसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके टाल देती थी। कुछ दिन पहले उसने कहा कि वो वॉशरूम ढूंढ रही है, और फिर रास्ता भटककर पूरी तरह गायब हो गई। और कल जब उसे सैनिकों का समय बर्बाद करने का बुरा लगा तो वो बाद में फिर से गायब हो गई। उसने सैकड़ों बार ये करतूत की थी, हर बार अलग और बेवकूफ़ी भरे बहानों के साथ, और आज फिर उसने हमें धोखा दे दिया।
कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह क्लोई बार बार गायब हो जाती थी और उसके गायब होने का समय पूरी तरह से रैंडम था। सबके नर्व्स जवाब देने लगे थे। टोरी का धैर्य टूट रहा था और जब उसे पता चला कि ग्लिंट्रैन ने चेतावनी दी है कि अब वो जासूसी की संदिग्ध है, तो इसके जवाब में डचेस ग्लिंट्रैन ने अपनी गुमशुदगी की एक्ट और भी ज्यादा जटिल बना दी। यहां तक कि राजा ने भी कंधे उचकाकर कहा कि उसे अकेला छोड़ दो, जिस औरत का ब्रेकअप हुआ हो उसे अपना दिल शांत करने दो। फिर लेफ्टिनेंट टोरी को खबर मिली कि डचेस ग्लिंट्रैन मिल गई हैं। सब ये जानकर हैरान रह गए कि डचेस राजा के साथ थीं। राजा ने लेफ्टिनेंट टॉर्नियर को बुलाया और बताया कि आर्कड्यूक बर्ग, जो कथित तौर पर देश के लिए लड़ रहा था, अब अपना असली रंग दिखा चुका है। और क्योंकि टॉर्नियर भी एलेनोर के आंतरिक सर्कल का हिस्सा थी, राजा ने उससे कहा कि वो आर्कचेस पर नजर रखे। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसे एहसास हुआ कि ये सब शायद कल हुई घटना की वजह से हो रहा है। बस कल ही तो वो और उसकी बहन खुशी खुशी उसकी आर्कड्यूक से मुलाकात और उनके निमंत्रण के बारे में बातें कर रही थीं कि जब भी चाहे उनसे मिलने आ सकती है। चीजें इतनी उलझ चुकी थीं कि उसने तय किया कि आज वो अपनी डायरी में बहुत कुछ लिखेगी। इस 28वीं सालगिरह पर क्लोई आधिकारिक तौर पर उच्च समाज में अपना डेब्यू करने वाली थी। ये एक खूबसूरत गर्मियों की बॉल थी, बहुत रोमांटिक, और हर कोई बेहद उत्साहित था। लोग आधे मजाक में फुसफुसा रहे थे कि महामहिम ने मैडम ब्रिंक को आर्कचेस क्लोई के पास उन्हें मेंटर करने के लिए भेजा है। बॉल पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से आयोजित की गई थी और ये सब एलेनोर की वजह से था। और कहना पड़ेगा, राजा ने स्कैंडल रोकने के लिए बहुत दया दिखाई। आखिरकार इस शानदार आयोजन की होस्ट पहुंच गई, उनकी महारानी आर्कचेस। उच्च समाज के लोग उन पर टूट पड़े, उनसे मिलने और उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे। अफवाहें थीं कि उनका पति इतना परफेक्ट है कि वो खुद उसके मुकाबले फीकी पड़ जाती हैं। शायद यही वजह थी कि वो फिट और रग्ड था। उस दिन क्लोई ने तारीफें भी सुनी और ताने भी, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाई। सबसे पहले उसे खाना था। भले ही वो सिर्फ अस्थायी आर्कटेचेस थी, लेकिन कम से कम सुविधाओं का मजा तो ले ही सकती थी। वो इतनी भूखी थी कि खाना चखने में बहुत मग्न हो गई। क्लोई को आर्कड्यूक के तानों से नफरत थी। आखिर आर्कड्यूक के काम में खाने की मनाही तो नहीं थी। जब बाकी लोग दिखावा कर रहे थे कि वे ध्यान दे रहे हैं, क्लोई ने मौका पाकर कर्टिस से अपनी बात साझा की। उसने कहा कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शादीशुदा जिंदगी कम व्यस्त होगी, और उम्मीदों को टूटने से बचाने के लिए उन्हें बढ़ते काम के बोझ और खाने के लिए न मिलने वाले समय से निपटना होगा। ये सुनकर सबने उन्हें कॉमेडी डुओ कहना शुरू कर दिया। तब क्लोई ने मेहमानों की तरफ मुड़कर बताया कि कर्टिस कैसे उसे परेशान करता था। हालांकि उनके अफेयर की अफवाहें पहले से ही फैल रही थीं और प्रेस तक पहुंच चुकी थीं, फिर भी रॉयल गार्ड के बारे में ये बात मशहूर थी कि वहां एक अच्छी चीज थी, खाना बढ़िया मिलता था और उस पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन अब जब वो आर्कचेस बन गई है तो उसे खाने का भी वक्त नहीं मिलता, और ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। उसने स्वीकार किया कि अगर एलेनोर सोसाइटी की महिलाएं न होतीं तो वो पूरी तरह टूट जाती। उन्होंने उसकी मदद की जब सब कुछ बिखर रहा था, उसे उस मुश्किल समय से गुजरने में सहारा दिया, और अब ये बॉल बेहद शानदार बन चुकी थी। बॉल को देखते हुए क्लोई अपनी कृतज्ञता नहीं रोक पाई। ये महान ड्रैगन आया बानरिस और ग्रेनाडा का आशीर्वाद था। वे भी अपनी महारानी की मदद करके खुश थे, और क्लोई को उनकी प्रतिक्रिया बहुत पसंद आई। और अब अपनी सफल छवि को पुख्ता करने के लिए बस एक ही काम बाकी था, इन सभी लोगों की बातें सुनना। वो आर्कचेस है और बॉल की होस्ट भी, इसलिए इससे बचने का कोई तरीका नहीं था। उसे हर किसी पर ध्यान देना ही था। आज क्लोई को इन सभी लोगों के लिए अपने अंदर की हर आखिरी बूंद आकर्षण की निकालनी पड़ेगी। काउंट ऑरिन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। क्लोई उसे जानती थी, वो दक्षिणी खानों की देखरेख करता था, और ये सामाजिक छोटी छोटी बातें उसे अनंत जैसी लग रही थीं। कर्टिस, जो अपनी पत्नी की फिक्र में था, उसे कुछ फल लाने की पेशकश करता है, भले ही क्लोई को लगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो उसके ज्यादा खाने को लेकर उसे चिढ़ा रहा था। राज्य पूरी तरह गड़बड़ में था और क्लोई आर्कड्यूक के साथ अंतहीन बातचीत में फंसी हुई थी। क्लोई थक चुकी थी और बहुत भूखी भी थी, इसलिए अब वो किसी चीज को मना नहीं कर रही थी, न मीठे फलों को न चीज को। वो अपनी हद पर पहुंच चुकी थी।